हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपिसोड नंबर 4 लेके आ गए मोशन इन अ प्लेन के अंदर, और अभी भी हम लोग का वेक्टर्स चल रहा है, जिसके अंदर पिछले वाले एपिसोड में हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके थे और टैन बीटा का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे थे। उसी को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी कि टैन बीटा के आगे डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर हम लोग इस वाले के ऊपर टैन बीटा के ऊपर कम से कम 5 न्यूमेरिकल करेंगे, 5 से 6 न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कि नया टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, और उसके ऊपर भी हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे डिटेल में इसको पढ़ने के बाद। तो आइए हम लोग आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, और पहले इस क्वेश्चन को करते हैं टैन बीटा को समझने के बाद। एक्चुअली आपको टैन बीटा के बारे में तभी समझ में आएगा जब आप ये क्वेश्चन करिएगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है अभी हम लोग जो करने वाले 5 सवाल, उसके बाद एक्चुअली आपको टैन बीटा का फील आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले टैन बीटा के बारे में। तो हम यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं डायरेक्शन, ये आज का कंटेंट है, ठीक है। मिटाने वाला कहां है? हाँ, तो हम लोग पहले टैन बीटा को 2 मिनट रिकॉल करेंगे भाई। टैन बीटा का उस दिन फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना। टैन बीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे, वो दोबारा एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसे करके हम लोग फिगर बनाए थे, इसको हम लोग रिजल्टेंट बोल रहे थे, और ये वाले को ए बोल रहे थे, और इसको क्या बोल रहे थे? बी। ऐसे ही बना रहे थे, ठीक है। तो तुम इसको थोड़ा ऐसे ही बना सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको ऐसे ही बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एंगल क्या ले रहे थे हम लोग? बीटा ले रहे थे, और ये बीटा को कहाँ मेजर कर रहे हैं? ए से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसको ए से मेजर कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग को ये जो बीटा था वो क्या बताता था, इसके बारे में 2 मिनट बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है तुम्हारा बी वेक्टर, और ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ये वाला ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये वाला क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन ऐसे है रिजल्टेंट का, इस तरफ। तो ये रिजल्टेंट जो है वो ए से कितना ऊपर है, उसी को क्या बोल रहे हैं? बीटा। अब ये बीटा निकालेंगे सच है, ये बीटा को हम एंगल नहीं बोल रहे हैं, ये बीटा को हम बोल रहे हैं डायरेक्शन। एक्चुअली अगर तुमसे हम पूछे ना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या है, तो तुम टैन बीटा नहीं बोलेगा, तुम बोलेगा सर बीटा, क्योंकि बीटा को ना तुम देख रहा है कितना ऊपर कितना नीचे, टैन को तो नहीं देख रहा है। टैन तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हुआ, ठीक है। तो देखो हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं उसका फॉर्मूला टैन बीटा का। तो टैन बीटा बराबर हम लोग लेके आए थे पिछले बार, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इस डायग्राम के हिसाब से ये फॉर्मूला बोल रहे हैं। तुम कोई और डायग्राम बनाएगा तो ये फॉर्मूला हो सकता है बदल जाए, ठीक है। अच्छा, ये ए देखो यहाँ पर है, मतलब यहाँ ए से जो एंगल बनेगा, इस फिगर के हिसाब से ए से जो एंगल बनेगा उसको बीटा बोलेंगे, ना कि इधर से जो बनेगा, ठीक है। और यहां से ये थीटा क्या है? चलो अभी हम लोग को आदित्य बताएगा। ये थीटा क्या है बताओ अब? एंगल है। तो किसके बीच का एंगल? जब भी एंगल बनता है 2 चीज के बीच में बनता है, किसके बीच का एंगल है बीटा? है हाँ, बी और ए के बीच का जो एंगल है उसको थीटा बोल रहे हैं। मतलब मान के चलो ये थीटा है ना। अभी 90 डिग्री से दिख रहा होगा, हमेशा 90 नहीं बनेगा बाबू थीटा, ये पूरा थीटा है ना। ये बात ध्यान रखना, ये पूरे के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा है, ठीक है। तो थीटा तुम समझ गया होगा, थीटा है यहाँ पर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ऑब्वियसली यहाँ पर कितना वेक्टर होगा? 2 वेक्टर होगा, एक ए और बी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से तुम बीटा निकालो तो बीटा को क्या लिखेगा तुम? टैन इनवर्स। देखो ये बहुत लोग नहीं समझ पाता है, इसका पावर 1 है ना, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो टैन इनवर्स हो जाएगा। और बाकी ये वाला टर्म ऐसे ही लिख दो, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे ही लिखाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा का फॉर्मूला। अब ये बीटा क्या बताता है बाबू? फिर से बोल रहे हैं, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन बोलेगा सर क्या चीज का डायरेक्शन? ए का कि बी का? दोनों में से किसी का नहीं, आर का, रिजल्टेंट का, दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है उसका, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये वाले से ये लो तुम लोग लिखा हुआ है भाई, कि कोई ऐसा है जो नहीं लिखा है इसको? ये लिखा हुआ पहले से, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखा दे। ये फॉर्मूला एकदम रट लो, कुछ भी करो। और सबसे जरूरी चीज क्या है जो कंफ्यूजन एकदम क्रिएट करता है, कि ये जो बीटा है ये मेजर कहां से कर रहे हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्मूला से रिलेटेड, देखो समझो, ए और बी दोनों में से कौन सा बड़ा होगा उसके देखो तुमको ये कैसे मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा ए कौन सा बी? जैसे यहां पर देखो 2 चीज दिया है, 30 दिया है और 40 दिया है। अब इसमें ए कौन है बी कौन है वो डिसाइड कैसे होगा? है बोलो, क्या बोला? फिर से बोलो। जो बड़ा होगा वो कौन होगा? बी होगा कि ए होगा? हाँ, जो बड़ा होगा उसको बी लेना हमेशा। मतलब यहां पर बी उसी को पुट करना जो बड़ा वैल्यू दिया रहेगा, और ए उसको पुट करना जो छोटा वैल्यू दिया रहेगा। ये एकदम याद रखो हमेशा। इससे तुम ये भी पहचान पाएगा कि कौन सा किधर बीटा बनेगा किधर, क्योंकि देखो बीटा ऐसे भी बनता है ऐसे भी। किधर बनाना है बीटा वो डिसाइड होगा क्या चीज से? ए और बी का वैल्यू देख के।
अब ए और बी क्या है, दो वेक्टर। चलो इसको ना अप्लाई करके देखते हैं, ये वाला चीज़ भी अभी देखना थोड़ा देर में ट्रू होगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में ये लॉजिक सारा अप्लाई करके देखते हैं, तब तुमको समझ में आ जाएगा एक्चुअली कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। कहाँ गया मिटाने वाला, अच्छा यहाँ पर। तो ये जो tan बीटा है ये हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल बताएगा। अगर 3 आ गया तब, 3 आ गया तो ये फेल कर जाएगा, 3 आ गया तो फिर tan बीटा से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तब रिजोल्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा, वो पढ़ना है अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ना। पहले यहाँ लिखा है कि एक बॉडी है, इज गिवन 2 वेलोसिटीज। एक बॉडी को 2 दिशा में हम वेलोसिटी दिए, ठीक है, और एक वेलोसिटी दिए 30 और एक दिए 40। 30 किस तरफ दिए हैं, ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट किधर होता है। अगर हम लोग यहाँ डायग्राम वाइज बनाएं तो हम लोग इसको चलो नॉर्थ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं साउथ, और इधर वाला क्या होगा, इसको हम लोग ले लेते हैं ईस्ट और ये वाले को वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है क्या, ईस्ट इधर लोगी, नहीं बाबू इधर तो वेस्ट होता है ना, इस तरफ ईस्ट होता है, ठीक है। बाकी तुम इसको ऐसे चाहो तो रोटेट कर लो प्लेन को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ऐसे घुमा देगा तो ईस्ट यहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट यहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर। बाकी अगर ऐसे बना रहा है तो अलाइनमेंट वेस्ट इधर और ईस्ट इधर, ये नहीं कि ईस्ट इधर बना दिया वेस्ट वो नहीं चलेगा फिर। समझ में आ रहा है मेरा बात क्या, तो इसको पता होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि 30 मीटर पर सेकंड किधर है, ईस्ट की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ कितना से 30 मीटर पर सेकंड। और देखो ऐसे लाइन खींचे हैं, यानी कि उसका डायरेक्शन बता रहे हैं कि इस तरफ जा रहा है। और 40 मीटर पर सेकंड से कहाँ, ईस्ट की तरफ, 40 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ, तो यानी कि इस तरफ जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना बाबू, बुक में ऐसे बनाए रहेगा, देखो इसको ऐसे खींचा रहेगा और ये वाले को छोटा बनाए रहेगा। इसका क्या मतलब है कि ये 40 का वैल्यू बड़ा है ना, तो बड़ा है तो उसका एरो बड़ा खींचेगा, और ये 30 तो उससे छोटा है, 10 कम है तो उसका एरो छोटा खींचेगा। बहुत सारा बुक में करता है, मतलब कि तुम अलग अलग राइटर का बुक देखेगा तो उसमें वैसे किया, तो पगलाने का जरूरत नहीं है उसमें, एग्जाम में भी वैसे बना के रह सकता है। तो ये मत सोचना कि एरर है, एरर नहीं है बाबू, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ज़्यादा स्पीड है तो इसको बड़ा, ये कम है तो इसको छोटा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा 40 मीटर पर सेकंड और ये हुआ 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इन दोनों के बीच से क्या बना दो, एक रिजल्टेंट, ये दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट। अब देखो रिजल्टेंट को अब हम लोग आर नहीं लिखेंगे बाबू, ये जो 40 और 30 दिया है ये स्पीड है या वेलोसिटी, वेलोसिटी है क्योंकि डायरेक्शन है बाबू उसका, बोल रहे हैं 40 नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन बता दिया ना, तो यानी वेलोसिटी हो गया, स्पीड नहीं हुआ। स्पीड तब होगा जब सिर्फ किसका बात करेंगे हम, 40 का। तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए और इसको हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये जो आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वी आर, वी आर का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक। अब बीटा किधर बनेगा, अच्छा ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, बोलेगा सर आपको कैसे मालूम चला, देख ये ऐसे तो एंगल कितना हुआ, ये रिजल्टेंट हुआ, तो एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री, मतलब हमको ये मालूम चल गया कि थीटा कितना होगा। अब बीटा के बारे में सोचना है, थीटा 90 होगा तो तुम ऐसे यूज कर लेगा, फिर देखो इसको वी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस वी। अच्छा देखो तुम इसमें पाइथागोरस भी लगा सकता है बाबू, इस वाले को यहाँ शिफ्ट करो तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। लेकिन तुम ऐसे भी कर सकता है, अभी हम लोग फॉर्मूला वाइज कर रहे हैं, तो वी ए वी बी कॉस कितना 90, ये वाला फॉर्मूला कल बताए थे रिजल्टेंट का, है ना, कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वी आर स्क्वायर। तो वी ए कितना है 40, 40 का स्क्वायर, वी बी कितना है 30 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेगा बाबू तो यहाँ से वी आर का वैल्यू तुमको रूट में मिल जाएगा, चलो ये तुम लोग निकाल लेगा। अच्छा इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ये तो हो जाएगा। हम इंटरेस्टेड है किसमें, रिजल्टेंट वेलोसिटी बोला है, मतलब सिर्फ ये वैल्यू नहीं डायरेक्शन भी उसका, तो डायरेक्शन के लिए हम किसके पास जाएंगे बाबू, टैन बीटा। डायरेक्शन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टैन बीटा, टैन बीटा। अब एक बात समझना, टैन बीटा जो है वो किसके तरफ बनता है, एक इसके तरफ बनाएंगे या यहां से बनाएंगे, इस तरफ बनाएंगे यहां पर, और इसको क्या बोलेंगे बीटा, ठीक है। तो बीटा उसके तरफ बनाना जो वाला वैल्यू क्या होगा, ये छोटा वैल्यू है तो इसी की तरफ क्या बना लेगा तुम बीटा। अब यहां से जब तुम टैन बीटा निकालेगा तो फॉर्मूला क्या होता है टैन बीटा का, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इस वाले डायग्राम के हिसाब से बी कौन है ए कौन है ये कैसे मालूम चलेगा, बी कौन है ए कौन है ये कैसे मालूम चलेगा, हैं? बड़ा वाला बी होगा छोटा वाला ए होगा, तो बड़ा वाला बी होगा, बड़ा वाला कौन है 40, तो तुम इसको क्या लिखेगा यहाँ पर 40, और यहाँ क्या लिखेगा साइन कितना थीटा है बाबू, थीटा कितना है,
और ए कितना, ए यानी कि जो ए यानी कितना लेगा 30 प्लस बी कितना लेगा 40 और कॉस कितना, कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ये भी बहुत लोगों ने मालूम। कॉस 90 0, साइन 90 कितना होता है, तो यहाँ 40 होगा, कॉस 90 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म गया, 30 बचा, यहाँ पर 0 0 कट गया, कितना आ गया 4/3। तो ये निकला तुम्हारा tan बीटा 4/3। अब 4/3 नहीं, हमको बीटा निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए क्या लिखेंगे उसको, tan इनवर्स 4/3, तो ये बीटा आएगा। ठीक है, tan इनवर्स 4/3। तो ये बाबू इसका डायरेक्शन हो गया कि ये वाला इस रिजल्टेंट से कितना नीचे है, कितना नीचे है, तो tan इनवर्स 4/3 डायरेक्शन बता रहा है उसको कि कितना ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया और ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि वेलोसिटी कितना है और इस वाले से कितना ऊपर है वो कौन बता रहा है, वो कौन बता रहा है, इस वाले से कितना ऊपर है वो कौन बता रहा है, बीटा। मतलब ये जो बीच में आ रहा है ना बाबू वेलोसिटी, ये बीच में कैसे आ रहा है वो समझ रहा है, ये दोनों का मिला के जो होता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये बीच में मिला के जो आएगा वो यहाँ पर तुम आंसर सॉल्व करके लिखेगा, कितना होगा इसको सॉल्व करके आएगा, 40 का कितना होता है, 40 का स्क्वायर है 160 और 30 का 40 का होगा तुम्हारा 1600 होगा ना, हाँ, और 300 का होगा 330 का हो जाएगा 900 है ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2500। तो 2500 कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड होगा, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये आ गया डायरेक्शन। तो तुम अब जब लिखेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे, वेलोसिटी रिजल्टेंट, तो इसको ऐसे लिखेगा 50 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन के लिए तुम यहां लिख सकता है tan इनवर्स 4/3। डायरेक्शन बता रहा है, ये रिजल्टेंट जो है tan इनवर्स 4/3 ऐसे ऊपर है। ठीक है, तो ये नहीं, अगर तुमसे खाली वेलोसिटी पूछे बाबू तब तो ऐसे लिख सकता है आंसर। ठीक है, बाकी tan इनवर्स पूछे तो ऐसे निकाल सकता है। अब ये 4/3 को डिवाइड करके कुछ वैल्यू आएगा, फिर उसका सॉल्व करके निकालना होगा, ये बीटा का एक वैल्यू आएगा, एक एंगल आएगा, तो वो तुमको अभी निकालने नहीं सिखा रहे क्योंकि तुम चैप्टर 1 में मेरे से नहीं पढ़ा है। तो इसलिए अगर ये हम 4/3 को डिवाइड करके इससे निकालने बताने लगे कैसे आएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू बीटा का, देखो ये बीटा एक एंगल है ना, तो इसका वैल्यू तो आना चाहिए। तो ये आएगा कैसे, ये चैप्टर 1 में बताया जाता है, अभी बताने लगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए कोई बात नहीं, या ऐसे तुम समझ लो कि ऐसे निकालते हैं बीटा। ठीक है, इस चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि निकालना ही होगा, पूरा ही निकालेगा तो ही होगा, हाँ, लेकिन ये सब पूरा निकालना है। ठीक है, तो इसको तुम लोग लिख लो जल्दी से, समझ गया होगा ये। अच्छा, तो इससे ये समझ में आया कि जो बीटा है, अच्छा तुम एक चीज़ पे ध्यान दो, पीछे जो हम फिगर बनवाए थे उससे थोड़ा कंपेयर कर लो पहले, 1 मिनट रुको। ऐसे फिगर बनाए थे, ये रिजल्टेंट था, इस तरफ क्या था बी, इस तरफ क्या था ए, और उससे बन रहा था ये बीटा। ठीक है, ये भी वही है, ये भी सेम टू सेम है। यहां पर देखो ये जो ए है, ए का वैल्यू हम कितना लिए हैं 30 लिए हैं, तो हमेशा तुम याद रखो कि ए को वही वैल्यू लेना जो छोटा वैल्यू हो, ए को छोटा वैल्यू एग्जीक्यूट करना, यहां पर जो ए लिखता है उसको, और बी को बड़ा वैल्यू एग्जीक्यूट करना। ये याद रखो बाबू, बहुत हेल्प करेगा, अभी आगे बहुत काम आएगा ये। ठीक है, क्या, हाँ क्या चीज़, उल्टा मतलब कहाँ पर, इस तरफ, अच्छा अच्छा, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो यहाँ पर तुम ये समझ लो कि इसको हम 40 डाल दिए, इसको पीछे ले लिए, हाँ ठीक बोल रही हो तुम, वो बात बिल्कुल सही तुम्हारा। ये बोल रही है कि सर यहाँ आप वी ए को 40 डाल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम ये समझ लो इसको पीछे इसको आगे करके कर लिए। ठीक है, सही बोल रही हो, उसका बात सही है कि सर आप यहाँ वी ए को डाले हैं क्या, नहीं नहीं, ये वी बी वी ए दोनों को समझ लो, समझ ही जाएगा ये कैसे हुआ। ठीक है, बाकी हमेशा ये याद रखो कि यहाँ छोटा वैल्यू एग्जीक्यूट करो और यहाँ बी को बड़ा वैल्यू एग्जीक्यूट करो, और हमेशा बीटा को कहाँ बनाओ, हॉरिजॉन्टल से। अच्छा एक और चीज़, बीटा हमेशा किसके साथ बनेगा, छोटा वाला वैल्यू के साथ, जो छोटा वाला वैल्यू रहेगा उसके साथ बीटा हमेशा बनेगा। छोटा वाला वैल्यू यहाँ पर कौन है 30, देखो 30 के साथ बीटा बन रहा है, 40 के साथ कहाँ बन रहा है। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन करते हैं, उसे और समझ में आएगा। अच्छा इस क्वेश्चन से ना तुमको बीटा का जो कॉन्सेप्ट है, टैन बीटा के बारे में जो बता रहे थे, कहाँ से किधर लेते हैं, वो और थोड़ा क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन से और क्लियर होगा तुमको टैन बीटा कॉन्सेप्ट। देखो पहले इसमें क्या बोला, एनसीईआरटी का ये क्या बोला इसमें कि अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक मोटर बोट है जो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो मोटर बोट जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो डायग्राम बड़ा जरूरी है यार, बिना डायग्राम को कुछ नहीं हो सकता। नॉर्थ की तरफ जा रहा है
और कितना स्पीड से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये मोटर बोट का डायरेक्शन हुआ 25 किलोमीटर पर आवर। तो मोटर बोट को वी भी लिख दें, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, ठीक। उसके बाद फिर बोला है एंड द वाटर करंट, वाटर करंट मतलब पानी का जो बहाव है, इन द रीजन 10 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट। अब देखो ये नॉर्थ है तो बाबू इस तरफ क्या होता होगा, ईस्ट, इधर क्या होगा वेस्ट, और इस तरफ क्या होगा बाबू, साउथ। बहुत बढ़िया, इस तरफ होगा साउथ, ठीक। अभी देखो यहां पर बोला है ऐसा, यहां पर ऐसा बोला है कि 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, मतलब ऐसे। तो यानी कि तुम ये इधर लाइन खींचेगा और ये बोलेगा तुम 1 मिनट रुकना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, पूरा पढ़ना है पहले, पूरा पढ़ना है। यहां बोला 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, पूरा पढ़ना था इसको, ठीक है। 60 डिग्री क्या लिखा है, ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ये तुम्हारा रहा ईस्ट और ये साउथ रहा। तो साउथ से ईस्ट जाना, जो भोला भाला नादान आदमी रहेगा वो देखेगा ईस्ट ऑफ साउथ, तो वो सोचेगा मतलब ईस्ट से ऐसे घूमना ना बाबू, साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। साउथ से ईस्ट की तरफ कितना जाना है, कितना जाना है, 60 डिग्री। कैसे, ऐसे गया ना, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है ये किसका है, वेलोसिटी ऑफ, किसका वेलोसिटी है, वाटर करंट। तो वेलोसिटी ऑफ W लिख देते हैं, वाटर करंट, ठीक। अब तुमसे सवाल पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब बोट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। अब तुम ये बताओ कि अगर पानी का बहाव मान लो तुम्हारे तरफ है, तुम जाना चाहता बाबू ऐसे सीधे, पानी ऐसे इधर बह रहा है, तो पानी का बहाव की वजह से हो सकता है तुम थोड़ा ऐसे करके चलने लगे, थोड़ा घिसक जाए पानी के बहाव की वजह से। वैसा उसके साथ भी होता है, एंजल प्रिया के साथ बाबू जब उड़ने की कोशिश करती है तो इधर हो जाती है हवा की वजह से। समझ रहा है कि नहीं। देखो जैसे मान लो कि कोई मान लो कि काइट उड़ा रहा है, तो हवा की वजह से उसमें ऐसे उसका डायरेक्शन बदल जाता है। वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये आदमी जाना चाहता है ऐसे, लेकिन पानी है बाबू ऐसे, तो हो सकता है कि आदमी का डायरेक्शन थोड़ा इस तरफ हो जाए। तो वही पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा। तो तुमको मालूम है रिजल्टेंट कैसे आएगा, बीचों बीच आएगा, लेकिन रिजल्टेंट जो बीचों बीच आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा और इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसको लिख देते हैं वेलोसिटी रिजल्टेंट। किससे आया, इन दोनों का मिला के। अच्छा, सबसे पहले ये दोनों के बीच में, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है वो देखते हैं, है ना। 120, 120 कैसे, देखो ये पूरा कितना है 90। अच्छा ये 60 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है बाबू, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा, क्योंकि 30 + 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है ना। तो ये पार्ट पक्का बचा हुआ कितना होगा 30। अच्छा 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 अच्छा, हमको किसके बीच में एंगल देखना है, ये VB और VW के बीच में। याद करो हम लोग ऐसे थीटा बनाते थे, थीटा लिखते थे, जो थीटा ये वाला बाबू देख लो थोड़ा, यहाँ पर मान लो रहता था A और इस तरफ B, और यहाँ रिजल्टेंट ऐसे निकलता था, तो ये जो एंगल होता था उसको क्या बोलता था, थीटा। तो उसी थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। वो थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा बाबू, ये पूरा होगा थीटा, ये पूरा होगा ना, ये प्लस ये पूरा, क्योंकि देखो ये वाला ऐसे, यहाँ तुम देखो इमेजिन नहीं कर पा रहे, देखो ये वेलोसिटी ऑफ W ऐसे है और ये वाला कहाँ है, ऊपर है, तो ये वाला ऐसे खड़ा ऊपर ना, वेलोसिटी ऑफ क्या है ये बोट, तो ये पूरा को थीटा लेगा ना बाबू, और रिजल्टेंट कहाँ निकल रहा है बीच में, नहीं समझा, इमेजिन हो रहा है इससे भाई। ये ऐसे सीधा नहीं है, बस ए इस बार झुक चुका है, तो ये पूरा थीटा होगा, क्लियर है। अब थीटा निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये 90 और ये 30, तो थीटा कितना आएगा 120, तो थीटा आया 120 डिग्री। तो तुम रिजल्टेंट तो अब आराम से निकाल सकता है बाबू। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेगा V रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू V बोट का स्क्वायर प्लस V किसका वाटर प्लस 2 VB VW कॉस कितना लेगा 120, और इसका स्क्वायर यहां से हटाएगा तो इस पूरे में क्या आ जाएगा रूट, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें तो, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट दिया 25, तो 25 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 25 × 10, और कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2। अब -1/2 क्यों होता है, इसका तो कभी जीवन में सोचेगा ही नहीं, क्यों होता है -1/2। नहीं बाबू, कॉस 120 माइनस, हाँ उससे भी सही बोल रहा है, और नहीं, और फॉर्मूला से नहीं बोलो, नहीं तो cos 120 -1/2 का रीजन बताओ। वो तो ठीक है, तुम लोगों सब फंक्शन फॉर्मूला से देख रहा है, माइनस ही 1/2 क्यों हुआ, रीजन उसका बिल्कुल बिल्कुल सही बोला एकदम, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। देखो ये पढ़ लेना क्वाड्रेंट वाला, तुम लोग मैथ की क्या है बायो है, कोई बात नहीं, तुम लोग को समझ गया ना भाई,
तेरे को पता है ना? नहीं पता कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस याद रख लो cos 120 -1/2, जिसको नहीं हो रहा है तो cos 120 का वैल्यू -1/2। लेकिन जो मैथ्स वाला है बाबू और उसको नहीं समझ में आ रहा cos 120 -1/2, देख लो तुम्हारा मैथ्स का टीचर क्या कर रहा है, ठीक है, उसको देख लेना, -1/2। तो यहां से ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 10 का 100 हो जाएगा प्लस, अच्छा ये 2 को इससे काट दिया ना, 25 दूनी 50, 50 × 5, ठीक है, और ये माइनस भी तो है, तो ये माइनस यहाँ चल जाएगा तो इसको क्या कर देगा नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 725 -5 5 से 25, 250 होगा, कितना आया माइनस करके बताओ, रूट अंडर 21.95 था, ये 75 होगा ना, ये तो 475 होगा, और इसका हुआ 21 पॉइंट कितना आया। और देखो बाबू हम लोग ये जो लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में, और ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया है वो भी किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट आ रहा है दोनों का वो भी किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर। लेकिन तुमसे ये स्पीड निकाला, तुम ये वेलोसिटी नहीं निकाला। अगर तुमको वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी बताना है तो वेलोसिटी का मतलब होता है ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अब तुमको टैन बीटा भी निकालना पड़ेगा, गलत, टैन बीटा नहीं, बीटा, टैन बीटा नहीं, टैन बीटा तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बीटा निकालना है ना एक्चुअली, उसके लिए तुम टैन बीटा का सहारा ले रहा है। तो ये डायग्राम से हम लोग टैन बीटा के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा, है ना, तुम लोग नहीं लिखियो बाबू, ये हो गया तुम लोग का, समझ में आ गया ये, चलो ठीक। अब हम लोग टैन बीटा के बारे में जरा बात करते हैं। अभी देखना है इस टैन बीटा के बारे में और एक नया कॉन्सेप्ट मालूम चलेगा, बोलो क्या बोल रहा है? कैसे? हाँ ठीक है, वो भी सही है, ठीक। अब देखो समझो, ये निकला वेलोसिटी रिजल्टेंट। अब समझो, अब टैन बीटा के बारे में थोड़ा सोचना। देखो यहाँ पर दो तरीका है, पहले तो इसको हटा देते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बन गया है। तुम इस फिगर से भी देख सकता है, यहाँ से भी देख सकता है। देखो इस बार जो बीटा है बाबू उसको कहाँ बनाया जाए। देखो तुमको पिछले इसका वैल्यू कितना दिया था, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर का 10 दिया था ना। अच्छा दोनों में से बड़ा कौन है? 25। दोनों में से बड़ा कौन है? 25। और तुमको हम बताए थे टैन बीटा किस तरफ लेना, जो छोटा हो। तो तुम इधर ले लो और इधर भी ले सकता है। अब देखो उससे क्या होगा, अगर तुम बाबू इधर ले रहा है तो पूरा फॉर्मूला भी बदलना पड़ेगा। अगर तुम बीटा को इस तरफ ले लिया, हालांकि बीटा तुम चाहो तो इधर भी ले लो, हाँ फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम बीटा इस तरफ ले लिया तब टैन बीटा का फॉर्मूला क्या लिखेगा बोलो। चलो हम लोग ना यहाँ पर डायग्राम से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा। देखो डायग्राम से देख लेते हैं कि अगर बीटा इस तरफ ले लेंगे तो क्या होगा। अभी पीछे हम जस्ट बताए थे ना कि बीटा उधर लेना जो छोटा वैल्यू हो, छोटा वैल्यू तो ये वाला है। तुम बोलोगे सर आप इस तरफ बीटा ले रहे हैं, तुम चाहो तो इस तरफ भी लेके बना सकती हो, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी इधर बीटा लेने से क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जरा देखते हैं, ऐसे रिजल्टेंट होता है और ये इधर क्या होता है ए, और इस तरफ होता था, इस तरफ ऐसे करके होता था बी, और यहाँ पर क्या बनाते थे हम लोग बीटा, ठीक है करेक्ट। और उसके बाद फिर इसी वाले को एक्सटेंड कर देते थे, यहाँ पर ऐसे करके बनाते थे और यहाँ एक ऐसे फिगर लेते थे ना। और ये वाला कितना आया था याद करो, पिछले क्लास में बताया ये वाला, ये कितना आया था बेस बी कॉस थीटा, और ये वाला आता है बी साइन थीटा। इस बार तुम बाबू बीटा यहाँ बनाया है, बीटा कहाँ बनाया है यहाँ पर। तो जब तुम ये बीटा निकालता था तो लिखता था सर टैन बीटा, और टैन बीटा मतलब टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के सामने ये वाला, यानी कि बी साइन थीटा, और बेस कौन है ये पूरा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से ये एरो हटा देते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता था, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तुम बीटा यहाँ लेना चाह रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ ऊपर में बीटा, ठीक है। तो अब जब ऊपर में बीटा लेंगे तो उससे क्या होगा, देखो ऊपर में लेने पर डायग्राम बना देते हैं जरा। ऐसा ही डायग्राम है, और ये बीच से है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। और ये है तुम्हारा यहाँ पर बीटा, और ये है तुम्हारा बी, और ये ए है, तो इसका ये जो ऊपर वाला है ये भी कितना होगा ए, और यहाँ तुम बीटा बना रहे हो। तो अब जब तुम निकालेगा बाबू टैन बीटा, तो ये ए था ये वाला, ठीक है। तो इस बार इस टैन बीटा यहाँ इसको क्या लिखेगा तुम, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, यानी उसको ए लिखेगा, और इसको क्या लिखेगा, ए लिखेगा खाली,
कि ए साइन थीटा, सोच लो है ए साइन थीटा, या खाली ए लिखेगा जब बीटा यहां मार्क करेगा तो बीटा यहां पर ले रहे हैं इस बार, तो बीटा यहां पर ले रहे हैं तो इसको क्या लिखेगा, ए साइन थीटा। और ये नीचे वाले बेस कौन है इसमें, बेस के हिसाब से यहां पर ये एंगल 90 डिग्री, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, तो बेस कौन सा होगा, ये जो बच गया बेस होगा ये, तो इसको तुम लिखेगा, अच्छा 1 मिनट से गड़बड़ा रहा है क्या, हाँ यहाँ साइन थीटा नहीं होगा, सॉरी। अगर हम लोग यहाँ पर ले लें बीटा को तो अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल का ओरिएंटेशन चेंज कर जा रहा है यार, हाँ हाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है, तो फिर इससे मत देखो, फिर राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि नहीं बन रहा है यहाँ से देखना जरा जरा tan बीटा, यहाँ से tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा, तो b दोनों में से किसको लें हम, इस वाले को या इस वाले को, b इसको लेंगे कि इसको लेंगे, तो यहाँ पर छोटे वाले को बड़े वाले को दोनों कंफ्यूज हो जा रहा है, तो तो यहाँ पर देखो बीटा इसके साथ बन रहा है ना, इसमें छोटा वाला लेना है, अभी रीजन बताएंगे उसका हम। यहाँ लिखेगा 10 साइन कितना थीटा लिखना है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा मतलब ये पूरा एंगल 120 निकाले थे ना अभी जस्ट, ये देखो यहाँ पर पुट किया 120, तो इसको लेगा साइन 120, और उसके बाद यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a है तुम्हारा a ले लो, इसको ले लो a, इसको लिखता है तुम बाबू, इसको b लिखा ना, तो a फिर किसको लेगा 25 को, समझो बाबू, इसको अगर a ले रहा है तो इसको क्या लेगा b, तो तुम यहाँ पर इसको जब डाल दिया है 10, तो ये नीचे वाला कितना लेगा 25, तो 25 प्लस कितना 25 प्लस 10 कॉस 120, कोई दिक्कत, तो यहाँ से साइन 120 कितना होता है, साइन 120 √3/2 अपॉन 25 प्लस 10 कॉस 120 -1/2, उसको सॉल्व करेगा तो तुम्हारा tan बीटा निकलेगा, ठीक है। तो इसको देखो तुम कैसे लिखेगा, ये कटेगा जब तो 5√3 अपॉन, नहीं माइनस नहीं होगा बाबू, माइनस कैसे हो जाएगा, 5√3 होगा ना, और ये नीचे वाला को देखना है ना, तो यहाँ हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -5, तो कितना हो जाएगा ये 5√3/20 है ना, तो 5 × 5 5 से 20, तो कितना आया √3/4, तो यानी कि तुम्हारा जो बीटा आया वो आया tan इनवर्स √3/4, ये बीटा आया। इस बार बीटा बाबू ऊपर लिए है, देखो यहाँ लिए बीटा, समझा, अगर तुम बीटा यहाँ लेगा तो फिर वो दूसरा वाला आएगा, ठीक है। ये समझ में आया कैसे निकाले tan बीटा, कि नहीं आया समझ में, हम लोग इसको लिए बाबू a, तो ये दूसरे वाले को क्या ले लेंगे b, इसलिए यहाँ पर डाले, ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए बस, ये वाला जो यहाँ लिखा है, देखो ये रहा tan बीटा का फॉर्मूला। हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुम b लिया 10 को तो फिर a किसको लेगा 25 को, और सॉल्व कर देगा, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से, क्या बोल रहा है बाबू, बोलो, नहीं सेम वैल्यू नहीं आएगा, हाँ नेगेटिव में आएगा, ठीक। तो अब अगर तुमको बीटा निकालना है यहाँ से, तो बीटा को लिखोगी tan इनवर्स, ये tan उधर गया ना, √3/4, tan इनवर्स √3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इससे बीटा भी निकाल सकता है, यहाँ पर देखो इधर बीटा बना लो, फिर तब उल्टा कर लेना, यहाँ 25 कर लेना, यहाँ 10 कर लेना। अगर तुम बीटा इधर बना लोगी तो यहाँ 25 और यहाँ पर 10, और तब सॉल्व कर देना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग AI का। बाबू देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये जेई मेंस लेवल का है, ठीक है, क्योंकि ये जो AI जेई मेंस के ही जैसा होता है, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस, कैसे जैसे जेई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम होता है वैसे ही AI का भी होता है। क्या लिखा है इसमें, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन, मतलब मेरे पास 2 फोर्स है, बताए थे ना तुम लोग को A और B क्या होता है, एक्चुअल में फोर्स ही है, मतलब 2 वेक्टर क्वांटिटी है, पिछले क्लास में भी बताया गया। तो यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन, मतलब दोनों फोर्स A और B मिलकर एक जगह पे लग रहा है, और दोनों का सम किसके बराबर है 18 न्यूटन। अब ये मत करना कि यहाँ पर वेक्टर लगाने लगना बेवकूफ जैसा, बाबू वेक्टर यहां नहीं लगा सकता क्योंकि ये दोनों का जोड़ 18 बोल रहा है ना, मतलब उसको स्केलर फॉर्म में जोड़ा है, मतलब A और V का वैल्यू डाल करके तब 18 निकाला, यहां वेक्टर मत लगा देना, क्लियर है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, AI मतलब ऑल इंडिया
एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियर, ठीक है, तुम लोग देगा, हमको पता है। आगे देखो, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। मतलब दोनों का रिजल्टेंट जो आने वाला है ना वो भी दिया हुआ है इस बार 12 न्यूटन, ठीक है, रिजल्टेंट दिया हुआ है इस बार। और तुमसे बोला है इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। समझो, देखो ध्यान से, अभी ये क्या है, व्हाट इज 90 डिग्री, देखते हैं ये कौन बताएगा। ये 90 डिग्री क्या दिया हुआ है, कौन बताएगा? हैं? एग्जैक्टली बीटा दिया हुआ है। अब तुमको बीटा के बारे में ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कहां से ये सवाल हिलेगा भी नहीं। तो इसमें देखो, सबसे पहले बोला है कि इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। स्मॉलर मतलब जो छोटा वैल्यू है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके। चलो ये वालों को ले लेते हैं बी और इसको ए ले लेते हैं। तो ए भी किसी को भी ले सकता है भाई, इसको ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं और यहाँ बीच में क्या बना लिए, रिजल्टेंट। और बीटा हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो बीटा अगर यहाँ पर मान लिए तो ये ए को हम क्या मान लिए बाबू, छोटा, और बी को क्या मान लिए, बड़ा। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बाबू बोला है कि जो 90 डिग्री है वो उसी के साथ बन रहा है जो कि कैसा है, छोटा। अच्छा यहाँ 90 दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 90 हम लोग लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। 90 डिग्री समझ जाओ, है ना। मतलब ये बीटा, ये जो रिजल्टेंट है वो ऐसे खड़ा है बाबू, ऐसे सीधा है, ऐसे झुका हुआ नहीं है। ये समझाने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोला है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस। तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए का वैल्यू बताइए और बी का वैल्यू बताइए। मतलब ये ए और बी निकालना है इस बार, ना रिजल्टेंट निकालना है, ना थीटा निकालना है, ना बीटा निकालना है। तुमसे पूछा है ए और बी का वैल्यू, और बीटा दिया हुआ है बाबू इस बार। बीटा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अब इसको बकलोल जो रहेगा एकदम, उसको इसको क्या समझ लेगा वो, थीटा समझ लेगा। जो अनपढ़ गवार जाहिल रहेगा वो थीटा समझ लेगा। अंगूठा छाप जो एकदम रहेगा बाबू, थीटा जो होता है ये दोनों के बीच में बनता है, ए और बी दोनों के बीच में थीटा बनता है। यहां बोला है कि रिजल्टेंट के साथ जो बन रहा है, तो रिजल्टेंट के साथ थीटा बनता है। यहां पर नहीं, थीटा ये पूरा का बनता है ना। समझ में आया मेरी बात, क्या बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तुम बीटा बोली, सही बोली। अरे उसका बात में क्यों रहती है बाबू, उसको सुनो, इसे एक कान से निकालो, एक कान से सुनो, एक कान से निकालो, एक कान से सुनो। हम उल्टा बात बोल रहे हैं, ध्यान देना। चलो देखो, तो अब निकालते देखो कैसे। पहले जो गिवन कंडीशन है, पहले जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करो। गिवन कंडीशन ये है कि बीटा दिया हुआ है तुमको। तो तुम जरा ये बताओ कि tan बीटा का फॉर्मूला, घबरा गया ना पहले ही इंसान कि अरे भाई ए और बी कैसे निकालेंगे हम। और मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या, ये फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पर r पे भी स्क्वायर होगा। तो हमसे ए भी पूछा है, या थीटा दिया, ये भी तो नहीं दिया। अरे थीटा भी तो नहीं दिया, तो ये ए और बी निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पहले जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करो। tan बीटा का फॉर्मूला क्या लिखता है बोलो, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये बिल्कुल सही भी है। कैसे सही है, क्योंकि ए को तुम क्या मान रहा है बाबू, छोटा मान रहा है। ए को छोटा मान के ये फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब ये बीटा को तुम कितना डालेगा बोलो, 90 डालेगा। चलो अभी जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम बताओ बाबू tan 90 कितना होता है। अभी मालूम चलेगा कि 10th में कितना पढ़ा। tan 90 कितना होता है, tan 90 कितना होता है। जिसको मालूम होगा तो एक बार में बताएगा tan 90 कितना होता है। tan 90 कितना होता है, 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 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हाँ बिल्कुल सही, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड होता है tan 90, ठीक है। मतलब tan 90 को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। कोई कष्ट बोलो, कोई कष्ट, कोई कष्ट। tan 90 मालूम है नहीं तुमको, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, tan 90 का वैल्यू ही नहीं मालूम रहेगा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं। तो tan 90 को हम लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। कोई कष्ट बताओ यहाँ तक भाई, इससे घबराना नहीं, फॉर्मूला बताया गया एकदम चिल्ला चिल्ला के, ठीक। अब ये बताओ कि इन्फिनिटी किसी का आंसर कब आता है, तुम बताना बाबू, तुम बताना। हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तब इन्फिनिटी आएगा, या 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तब इन्फिनिटी आएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ये पढ़े हम लोग। तो इसका मतलब ये है, समझो 1/0 इन्फिनिटी होता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या 100/0 इन्फिनिटी नहीं होगा, 100/0 भी क्या आएगा बाबू, 100/0 क्या आएगा, तो ये 100 और ये क्या होगा, मतलब ये वाला टर्म किसके बराबर होगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं बताओ, नहीं समझ में आया बाबू। यहां इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला टर्म का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन ये नीचे वाला क्या होगा, तब ना इन्फिनिटी आ रहा है। नहीं आया समझ में, कॉन्सेप्ट लगाना होगा तब होगा। रट्टा पिट्टी मत करो बाबू, रट्टा पिट्टी से तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं निकलेगा ना। जेईई मेन तो दूर दूर तक छोड़ दो, नीट भी भूल जाओ दूर दूर तक एकदम, एनडीए भी नहीं निकलेगा, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा अगर रटता है तो।
कोई भी एग्जाम, तुम कोई भी एग्जाम ले लो, हर जगह मैथमेटिक्स, मतलब हर जगह मैथमेटिक्स या कोई सब्जेक्ट में डिटेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू ये जीरो होगा, ये समझ में आया कैसे होगा? तो a प्लस बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्यों होना चाहिए जीरो? क्योंकि अगर ये जीरो होगा तब ना ये क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहां से देखो तुम एक चीज निकाल सकता है, यहां से एक रिजल्ट निकाल सकता है तुम कि a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा। तो a का वैल्यू मिल गया तुमको, एक चीज तो मिल गया ना यार, कम से कम a जो हमको निकालना है कुछ तो मिला। a का वैल्यू किसके बराबर है, माइनस बी कॉस थीटा। अब तुम एक काम करो कि ये जो फॉर्मूला है, क्या तुमको इसमें r पता है? क्या r पता है? हाँ ये तो रहा, 12 दिया सवाल में। क्या तुमको a पता है? हाँ ये रहा। क्या तुमको b पता है? b तो b रहने दो बाबू, b को b रहने दो। ठीक है, 2 फिर a के प्लेस पे क्या डालेगा, फिर ही डालेगा, और b को b रहने दो। तो इससे क्या निकल जाएगा बाबू, थीटा निकल जाएगा। थीटा निकल जाएगा तो तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे? चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है तुम लोग? क्वेश्चन हाँ बोलो। a प्लस बी कॉस थीटा जीरो कैसे आया? क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है ना, तो ये पक्का ये नीचे वाला टर्म जीरो होगा तब ना ये इन्फिनिटी आ रहा है। उस लॉजिक से इसको जीरो के बराबर लिखे। समझा नहीं समझा क्या? चलो ठीक। तो अब हम ये क्वेश्चन तो लिखा होगा ना पक्का? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरे पास डेटा आया उस फॉर्म, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है यार ये a और b निकालने का, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे ना। और ये लॉजिक कैसे निकाली, ये तो सवाल से निकला लॉजिक। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे r का वैल्यू, चलो डाल देते हैं। ठीक है, ये r का वैल्यू हम डाल दे रहे हैं। कितना है r का वैल्यू? 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, फिर ये a कितना है? a तो बाबू a का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर निकाले, माइनस बी कॉस थीटा। तो माइनस बी कॉस थीटा क्या बोल रहा है, बोलो बाबू? ये a का वैल्यू कितना है, माइनस बी कॉस थीटा। तो इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई शक इसमें बताओ? ये नेगेटिव का भी स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर ये b को b रहने दो। बोलेगा सर b को b क्यों रहने दे? अरे भाई क्योंकि उसका वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, आगे देख, प्लस 2a, a का वैल्यू कितना डालेगा फिर से, a का वैल्यू माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद ये b को b रहने दो, उसके बाद यहाँ पर है कॉस थीटा, मतलब ये b कॉस थीटा। तो देख b कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर यहाँ होगा 12 का स्क्वायर। अब देख भाई ध्यान से, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस होगा, कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलेगा सर क्या क्या कर दिए भाई, ये 1 है और ये कितना है 2, तो 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, और नेगेटिव का बचेगा क्योंकि ये बड़ा है ना, 2 है इसमें और इसमें सिर्फ 1 है। नहीं आया समझ में क्या? नहीं आया तो बोला सर नहीं आया समझ में। ये तेरे को नहीं आया भाई? कहाँ पर से नहीं आया बोल दो जरा। ये वाला स्टेप नहीं आया, इसको कैसे किया ना, देखो यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है माइनस 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 है ना, तो 1 में से गया 2, तो -1 ना, 1 नहीं, क्योंकि नेगेटिव ये बड़ा है ना इसलिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखे माइनस बी स्क्वायर, और बाकी ये वाला एज इट इज छाप दिए अभी। ठीक है, अब यहाँ से भाई ये 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 ना। हाँ, अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कॉमन जाएगा भाई दोनों में से, फिर भाई तो देख वहाँ बात कर रहा है, ये बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन जाएगा, तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। चलो अब देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी आई एम सॉरी। चलो अब जरा तुम बताओ आदित्य, चाबी बाबू मत खा, चाबी मुंह में क्यों डाल रहा है बाबू, गंदा आदत ये सब। तो अब ये बताओ जरा आदित्य कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, ये बताएं पिछले क्लास में, इसको बताने दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं बाबू, बच्चे वाला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, नहीं नहीं वो वाला नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, उससे नहीं होगा। इसका बाबू देखो, इसको देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, ठीक है। हाँ हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सही बात है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अगर तुम यहां से 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, या फिर एक काम करते हैं, 1 मिनट रुकना, तुम लोग पहले इसको करो खुद से, है ना, हमको तो समझ में आ गया इसको कैसे आगे करना है, तुम खुद ट्राई करो पहले, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है, करो उसको खुद। देखो ये इसके आगे अगर तुम सॉल्व करेगा तो यहां पर क्या लिखेगा, इसको आगे सॉल्व करके 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे करो तो आराम से देखो, ऐसे करो तो इसको लिखेगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहां से ये कितना हो जाएगा बाबू, 12। अभी समझो तो पहले आगे तो देख लो, ऐसे लिखा है इसको मस्त एकदम, ठीक। अब यहां से जब तुम आगे सोचेगा बाबू तो इससे क्या फायदा हुआ, इतना निकाला तो इससे क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हो, कोई रिजल्ट नहीं आया इसका, क्योंकि तुम यूज नहीं कर रहा है इसीलिए फिर सॉल्व नहीं होगा। इसका कहां यूज किया, ये वाले डेटा का, किसका, हाँ हाँ, इसका यूज करना है, इसका यूज करेगा तब सवाल सॉल्व होगा। तो देखो कैसे बनाना है बता रहे हैं, ठीक है। इसको क्योंकि देखो हमको थीटा अननोन है भाई, तो ऐसे तो नहीं होगा बिल्कुल भी, थीटा क्योंकि हमको नहीं ना मालूम है, तो थीटा मालूम नहीं इसलिए वहां फंस जाएगा सवाल, आगे नहीं बढ़ेगा। तो है पाइथागोरस क्यों लगाएगा, उससे क्या हो जाएगा, थीटा निकल जाएगा उससे, नहीं बाबू थीटा कैसे निकलेगा। तो देखो देखो बता रहे हैं, देखो यहां पर ये फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से अगर तुम ए निकालेगा तो उसको क्या लिखेगा, 18 माइनस बी। अगर ए निकाले यहां से तो 18, ये कहां से आया मालूम चला, ये वाला कौन, यहां ए है वो ठीक है, लेकिन ये भी तो एक वैल्यू है ना ए का, इसको देखो लेके किए हम लोग, ये वाला तो अभी करके बताए ना तुमको बाबू, तुम बोलेगा सर हम इससे करेंगे, हम करके दिखा दिए वो तुमको अभी कि आगे कुछ नहीं हो रहा है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर इस वाले को ए के जगह पे यहां पर हम डाल दिए माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, सॉल्व हो रहा है लेकिन उसे कुछ रिजल्ट हाथ नहीं लग रहा है, इसीलिए इसका यूज नहीं करो। ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि तुम थीटा यहां पुट करके और ए और बी का वैल्यू निकाल सको, इसका यूज करो ये वाले कंडीशन का। तो यहां से तुम ए को क्या लिख सकता है, 18 माइनस बी, तो जहां पर ए है वहां लिख दो 18 माइनस बी का होल स्क्वायर ए के प्लेस पे, प्लस फिर ये बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, फिर यहां पर प्लस तो प्लस, फिर ये 2 लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहां पर अब तुमको मालूम है कि ये जो माइनस ए है उसको तुम लिख सकता है बी कॉस थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं, देख लो ठीक से, डाउट होगा तो डायरेक्ट पूछना। ये माइनस को इधर भेज दिए तो माइनस ए इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो मतलब कि जहां पर बी कॉस थीटा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ए। तो यानी कि यहां पर 2 और फिर ये ए के प्लेस पे कितना डालेगा बोलो, 18 माइनस बी। जिसको डाउट होगा मैं से पूछना डायरेक्ट, ठीक है। और यहां पर ये बी कॉस थीटा के जगह पे डालेंगे माइनस ए, ठीक है। अब देखो, अब यहां से ये इसका होल स्क्वायर खोलो, इसको सॉल्व करो और इसको करो, तो देखो इससे ये आर का वैल्यू कितना डालना भाई, आर का वैल्यू 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144। करो सॉल्व आगे, खुद करो सॉल्व यार, हम ही कर देंगे तो क्या फायदा फिर। देखो यहां पर ध्यान से दोस्त, अगर तुम इसको सॉल्व करता है बाबू तो यहां कितना वेरिएबल आ रहा है, ए और बी, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट अभी भी नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम यहां पर इसको ऐसे कर लो, इसी वाले से, यही वाले से, ये वाले गिवन कंडीशन से, यही वाले गिवन कंडीशन से अगर हम ए का वैल्यू निकाले, ए का वैल्यू नहीं, चलो यहां बताते हैं, अगर इस वाले से हम ए का वैल्यू निकाले तो ए को क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस बी, क्या किए हम, बी को इस तरफ भेज दिए, तो ऐसे होगा। तो अब तुम यहां पर उसके हिसाब से करके देखो जरा, इसको हटा के उसके हिसाब से करके देखो, ये आर को तो वही रहने देना 144 इक्वल्स टू, ये ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस फिर ये बी अगर यहां से निकालो, बी कहां से, यहां से एक बार बी निकालो तो बी बराबर यहां से क्या होगा, 18 माइनस ए होगा। अगर यहां से बी निकालोगी तो ए उधर भेज के 18 माइनस ए, तो यानी कि बी के प्लेस पे डालना है 18 माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस 2 और ये ए को ऐसे ही रहने दो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर से वो बता रहे हैं उसका रीजन, और बी के प्लेस पे क्या डालना है, ये ए को ऐसे रहने देना है, और बी कॉस थीटा, देखो यहां पर बी कॉस थीटा किसके बराबर है, तो बी कॉस थीटा के जगह हम लिख सकते हैं माइनस ए, तो यहां से फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 18 इंटू ए प्लस 2, एक मिनट प्लस मत करो, ये माइनस यहाँ जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा तो 2a स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर कितना है 144। क्या यहाँ से a निकल जाएगा डायरेक्टली? a अब निकल जाएगा, अब खाली ये a में कन्वर्ट हो गया। तो तुमको हम 3 अप्रोच बताएं। पहला, अगर बाबू तुम इससे सॉल्व करता है तो 100% गलत बनेगा सवाल, आगे जाएगा फंस जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुम बाबू उल्टा लेके करता है, उल्टा समझ रहा है? उल्टा मतलब कि तुम यहां पर अगर a को सब्स्टिट्यूट कर देता है, अगर a को तुम डाल देता है तो तुम्हारा 2 वेरिएबल मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम खाली a के टर्म में करता है तो मतलब अभी ऐसे करेगा जब तो सिंगल वेरिएबल मिलेगा। समझ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ रहा है? ठीक, तो यहां से फिर ये होगा 144 माइनस 324, इसको इधर ले आए। कौन a कटेगा भाई? कटेगा कैसे? ऐड होगा ना। अच्छा हाँ, फिर वहां से कट जाएगा। देखो ये a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर होगा। कितना होगा? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर से माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल होगा और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 36a। और किसका 36? माइनस का। माइनस का होगा ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है भाई। ठीक है, तो ये कितना होगा माइनस हो गया बाबू? 144 में से 324 कितना आ रहा है माइनस करके? माइनस का कितना आ रहा है? माइनस करके बताओ ना यार जल्दी, कितना आ रहा है माइनस करके? माइनस भी करने नहीं आता है, जल्दी बताओ माइनस करके कितना आ रहा है? 280, 36a। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो a कितना हो जाएगा? a निकालेगा तो 280/36। इसको कैंसिल करके कितना हो रहा है? कैंसिल करो और बताओ a सही निकलता है कि नहीं। देखो एक आना चाहिए 13, एक आना चाहिए 5, देखो आ रहा है कि नहीं। भाई यहाँ पर 180 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू आएगा 5, तो ये फोर्स था तो न्यूटन मान लेते हैं, तो 5 न्यूटन आया तो a निकल गया। अब b निकल जाएगा, तो b कैसे निकलेगा? ये रहा, ये दिया है देखो, ये रहा a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है? 18। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से a को डालोगी 5 प्लस बी इक्वल टू 18, तो b कितना आ जाएगा? 13 न्यूटन। तो b और a दोनों निकल गया। ठीक है, तुमको हम तीनों अप्रोच बता दिए बाबू। एग्जाम में बैठोगी धर 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 बनाओगी और आधा जाके अटक जाओगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट, इस कंडीशन को सोचना है कैसे यूज करना है। बाकी एक और तरीका वो भी बनाया देते हैं, बिल्कुल सही है, वो भी ठीक बनाया एकदम बिल्कुल डायग्राम के साथ। डायग्राम इसका कैसे बनता है बाबू? जरा अगर डायग्राम बनाया जाए तो इसका डायग्राम अगर इसका बनाया जाए तो बोला है रिजल्टेंट ये है, लेकिन रिजल्टेंट ऐसे नहीं है बाबू। रिजल्टेंट कैसे है? खड़ा है 90 डिग्री r, ये a है, और ये ऐसे इधर कौन है? b। ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट बोल रहा है कि a के साथ 90 बना रहा है, तो रिजल्टेंट ऐसे। तो एक और जो होता है b, वो किधर होगा? इधर झुका हुआ होगा। क्लियर है? चलो अब एक और क्वेश्चन किया जाए। और बीटा कहां बनेगा बताओ? बीटा कहां बनेगा? a के साथ कि b के साथ? a के साथ कि b के साथ? a के साथ। a के साथ बोलेगा क्यों? सवाल में दिया है, पढ़ सवाल। बोला है कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके साथ बीटा बनेगा, तो कम किसका है? a का, तो यानी कि बीटा कहां बनेगा? यहां बनेगा। कोई डाउट है बोलो? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तुमको नहीं समझ में आया क्या भाई? आ रहा है पक्का? ठीक, ब्रेक मिलेगा दोस्त। बाबू जो बात करेगा उसको यहाँ बुला के सॉल्व करवाएंगे कैमरा में। देखो यहाँ इसमें क्वेश्चन में बोला है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये देखो ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये कोई तरीका हुआ बोलने का? नहीं, तो ये तरीका नहीं होता बात करने का। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्टेन डे में जिसमें पानी बरस रहा है, ठीक है, और पानी बरस रहा है वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, और तुमको बोला है कि फिर हवा भी चल रहा है, पानी भी बरस रहा है, हवा भी चल रहा है। उसके बाद बोला है कि हवा का स्पीड दिया हुआ है इतना है। एयर रेजिस्टेंस तो होगा ही, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, लेकिन इसको इग्नोर करके चलना है। क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस लेने चली तो इसका मतलब मान लो जैसे पानी ऐसे बरस रहा है बाबू, हवा ऐसे चल रहा है, तब तो बाबू पानी ऐसे होने लगेगा, तो इसलिए उसको इग्नोर करना है। तुमको ये मान के चलना है कि पानी सीधा ही गिर रहा है, हवा की वजह से पानी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता है। पानी ऐसे बरस रहा है बाबू, हवा ऐसे चल रहा है, तो पानी ऐसे हो जाएगा बाबू, लेकिन यहाँ उसको इग्नोर करके चलना है। ठीक है, अच्छा आगे बोला है, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय, बॉय नहीं बाबू गर्ल भी हो सकती है, तो वेटिंग एट बस स्टॉप शुड होल्ड द अम्ब्रेला। ठीक है, बस स्टॉप पे खड़ा है तो उसको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए? बिना डायग्राम का ये होगा ही नहीं। अच्छा देख, तेरे से क्या पूछा है? विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन मतलब पूछना क्या चाहता है ये? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मतलब
तो क्या तब कौन बताएगा? बीटा पूछ रहा है, ये बीटा के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब बीटा होता है। चलो बनाओ इसको जल्दी, 2 मिनट। ये बीटा के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्शन मतलब, ठीक है। नहीं, जैसे मान लो पानी ऐसे गिर रहा है तो पानी ऐसे ही बरसेगा। अगर हवा ऐसे चल रहा है तो उससे कोई असर पानी पे नहीं पड़ेगा, पानी सीधे ही गिरेगा, ठीक है। तो उसको छाता कैसे पकड़ना है बोलो? हाँ, हवा बह रहा है लेकिन उससे पानी पे असर नहीं पड़ रहा है, तभी तुम डायग्राम बना पाएगा। देखो डायग्राम बना के, हाँ रिजल्टेंट निकालेगा, रिजल्टेंट ही होगा अम्ब्रेला। अभी हम बना के बताते हैं तब समझ में आएगा। तो रिजल्टेंट अम्ब्रेला होगा। देखो बाबू ध्यान से, एक यहां पर पहले डायग्राम बनाते हैं। पानी कहाँ गिर रहा है? वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35। तो देखो यहाँ डायग्राम के हिसाब से पानी किधर गिर रहा है? पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर? वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ऐसे गिर रहा होगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो पानी का वेलोसिटी है, तुम ऊपर भी बना सकता है लेकिन पानी बाबू ऊपर नहीं जाता है बाबू, नीचे गिरता है, इसलिए ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर मत ले लेना। तो मतलब ऐसे होगा, ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया? वाटर। कोई दिक्कत? अच्छा, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट। तो यहां बोल रहा है कि हवा चला 12 मीटर पर सेकंड से ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का डायरेक्शन। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ विंड क्या? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ क्या है? ये ये वेलोसिटी ऑफ विंड है और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। पानी ऐसे बरस रहा है, ठीक। तो अब दोनों के बीच में रिजल्टेंट कैसे आएगा बाबू? ऐसे आएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आएगा दोनों के बीच में, ठीक। अब समझना, तो अम्ब्रेला उसको कैसे होल्ड करना चाहिए? ऐसे होल्ड करना चाहिए अम्ब्रेला। कैसे? ऐसे क्यों होल्ड करेगा? तुम बोलेगा सर पानी तो ऐसे बरस सीधे सीधे पकड़ेगा। देखो समझो, ये आदमी मान ले यहां खड़ा है, ठीक, आदमी यहां खड़ा है। अब पानी ऐसे सीधा बरस रहा है, हवा ऐसे चल रहा है बाबू, तो पानी का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? नहीं समझा? पानी ऐसे सीधे बरस रहा था, हवा ऐसे चला, तो उसके वजह से पानी ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे पकड़ेगा ना छाता। छाता ला के दिखाना चाहिए था हमको, नहीं लेके आया आज। समझ में आया मेरी बात की नहीं समझ में आया? हवा नहीं समझ में आया? देखो जैसे ये पानी ऐसे बरस रहा है ना और हवा ऐसे चल रहा है, तो ये वाला जो v वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट है, मतलब जो रिवर है, और ये, और देखो छाता ले आई, दो दिखो देखो, वाह, खोलो इसको जरा जरा। अच्छा इधर से खुलते हैं। बाबू हम ये बोल रहे हैं ना कि जैसे मान लो कि पानी ऐसे सीधा गिर रहा था बाबू, ऐसे सीधे आ रहा था, तो सीधे आ रहा था बाबू, ऐसे पकड़ लिए, सीधे आ रहा था। बट क्या हो रहा है? हवा ऐसे चल रहा है, हवा ऐसे चल रहा है इस तरफ से, मान लो किस तरफ से, हाँ हवा मान लो इस तरफ चल रहा है, तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको? ऐसे ऐसे चल रहा है हवा, पानी ऐसे गिर रहा है, तो कैसे पकड़ेंगे उसको बताओ? हैं, ऐसे पकड़ेंगे ना इसको, तब ना बचेगा। नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया ना? अभी भी नहीं आया क्या? चल हाँ हाँ, बाहर चल, बाहर चल, दिखाते ले भाई, थैंक यू, ये अच्छा काम किया, ले पकड़, हाथ भी ले जाती मेरा। तो बारिश ऐसे हुआ, हवा ऐसे चला, तो बारिश ऐसे हो जाएगा ना बाबू, ऐसे छितर जाएगा, आदमी के पीछे ऐसे गिरेगा तो ऐसे पकड़ेगा ना अम्ब्रेला, कि ऐसे सीधे पकड़े रहेगा बाबू, पीछे से आके पानी इधर लग जाएगा। समझ रहा है मैं बात? नहीं समझ रहा? चल ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग ये निकालेंगे, ये निकालना है हमको डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या चीज़ का निकालना है? पानी का डायरेक्शन। तो पानी ऐसे मान ले गिर रहा है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेते हैं? बीटा। बीटा क्या है कि जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये जो ये है रेन वाटर, उससे कितना इधर है वेलोसिटी रिजल्टेंट वाला, ये रिजल्टेंट यही है ना, ठीक। तो अब देखो तुम ये फॉर्मूला यूज़ करेगा हैं? हाँ तो नहीं, छोटे, ये कौन सा वाला? ये बड़ा वाला है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया रेन वाटर? 35, तो इसको हम लोग 35, यानी ये समझ लो कि तुमको ए का वैल्यू दे दिया है P + Q और बी का वैल्यू दे दिया है P - Q, और बोल रहा है थीटा कितना होगा। बीटा का इस बार कोई बात नहीं कर रहा है, तुमसे थीटा पूछ रहा है, और बोल रहा है कि ऐसा कि उसका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। कितना आना चाहिए रिजल्टेंट? √3p² + q²। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम देखो ये फॉर्मूला यूज करोगी, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां पर तुमको r दिया हुआ है √3p² + q² = a दिया हुआ है p + q का
होल स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू फिर से है पी प्लस क्यू और बी का वैल्यू कितना है पी माइनस क्यू और कितना कॉस थीटा, और यही थीटा तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम इसको देखो, यहाँ पर तुम इसको ऐसे कर लो, इसको खोलना पड़ेगा पहले तो। एक चीज़ और या फिर दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर ये वाला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसको ये लिख दिया। फिर यहाँ पर ये प्लस, फिर देखो ये p इंटू पी, देखो ये फॉर्मूला पढ़ी हो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ क्या है फिर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो आगे जरा, तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, फिर ये कुछ कटते हुए दिख रहा है, देखो ये वाला इससे कैंसिल, फिर ये दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर, ये दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, और ये वाला रूट तो इसको लिख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझो, ये रूट के अंदर दिया हुआ था ना, और इसमें क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर इसको हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये टर्म को उठा के इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा माइनस 2p माइनस 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये 3p स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर, और ये माइनस होके क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इतना होगा। ठीक, फिर इधर बचेगा 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, ये 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिख रहा है, 2p स्क्वायर ये कट जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, ये 2 कहाँ आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो थीटा का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री। तो दोनों के बीच में जो एंगल पूछा था कितना निकला 60 डिग्री। आया समझ में नहीं आया, तो इसको छाप लो जल्दी से। देख लो बाबू, तुमको नहीं आया समझ में तो पूछ लो, क्या नाम है ज्योति, ये समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, देखो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसके बाद ये समझ में आ गया होगा, ये सारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बीटा सब समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फिजिक्स में इतना जरूरी है कि मतलब क्या बताएं, 12th का भी हर चैप्टर में तुमको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दिखाई देगा। रिजोल्यूशन का मतलब पहले समझो, रिजोल्यूशन या रिसोल्यूशन भी बोल सकता है उसको, उसका मतलब होता है किसी को तोड़ना, जैसे मतलब समझो किसी को पार्ट्स में तोड़ना। समझो जैसे मान लो कि बाबू तुम्हारे पास 10 रुपये, एकदम सिंपल समझा रहे, जो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम लिख देते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो समझो इसका क्या है, क्या ये पहले उसको थोड़ा समझो एकदम कायदे से। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बाबू 100 रुपया है, कितना है तुम्हारे पास 100 रुपया। अब ये 100 रुपया बाबू तुम एंजल प्रिया को देता है, 100 रुपया में 50 रुपये तुम देता है बाबू एंजल प्रिया को, एंजल प्रिया इसको तुम दिया बाबू 50 रुपया, ठीक है। और बाबू 50 रुपया जो है वो तुम अपना कोई दोस्त को दे दिया, कोई भिखारी गरीब दोस्त को दे दिया बाबू, जिसके जो एकदम भिखारी आदमी जिसके पास 1 रुपया भी नहीं रहता था, उसके ऊपर तुमको रहम आया, तुम उसको 50 रुपये दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा, एक भी नहीं बचा। तो वही केस यहाँ पर भी है, 100 देख कैलकुलेशन देख रहा है भाई, 50 रुपये इसको दिया, 50 रुपये इसको दिया, उसके बाद भी 100 रुपये बच रहा है। हाँ हाँ, तो देख अब ध्यान से देख, ये बोरी देगी ही नहीं। देख भाई ये 100 रुपया जो है वो 50-50 में बटा है कि नहीं, वही चीज ये रिजोल्यूशन है कि तुम 100 रुपया को 2 पार्ट में बांट दिया। अब बताओ कि यहाँ क्या 100 रुपया लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे बाबू, क्योंकि इसको तुम बांट दिया। वही समझना है यहाँ पर। ये सब कहानी क्यों बताया गया, ये सब कहानी क्यों बताया गया, ताकि तुमको ये समझ में आए कि जब तुम किसी वेक्टर को 2 भाग में बांटता है तो वेक्टर जो होता है वो बचता नहीं है, वो तो बट गया 2 भाग में। बोलेगा सर 2 भाग में कैसे बटता है, चलो बता रहे वो हम, ठीक है। ये सब लिखना नहीं था बाबू, ये समझना था सिर्फ। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वेक्टर है R,
यहाँ पर एक वेक्टर क्या है आर, और इस आर का, आर मतलब रिजल्टेंट है मान लो, और इसका यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एक और लाइन है, ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल, और ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल। इस थीटा के तरफ, इस थीटा के तरफ तुम लिखा आर कॉस थीटा। बोले सर कैसे लिखा, अभी बताएंगे। इस तरफ तुम लिखा बाबू आर साइन थीटा। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है तो इसको वी लिख दें, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको एच लिख दें, ठीक है। अब समझना ध्यान से मेरे बात। रिजोल्यूशन का मतलब यहां हम लिख देते हैं splitting the vector into its components। सॉरी ये क्या मतलब, बता रहे हैं अभी, आराम से अभी कुछ नहीं बताएं, आराम से देखो। ये आया कैसे पहले उसके बारे में हम बताएंगे भाई। यहां कैसे ये लिखाया, तुम पहले ये समझो, इस आर को जो बीच में था उसी को तुम दो भाग में बांट दिया, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। क्या ये आर को अब हम लिखेंगे यहां पर, नहीं लिखेंगे, क्योंकि वही तुमको बता रहे बाबू, तुम्हारे पास 100 रुपया था, तुम 50 इधर दिया और बाबू 50 इधर दिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा, 100 बचेगा, नहीं, एक भी नहीं। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये सिर्फ दो एरो बचेगा, एक होगा तुम्हारा आर कॉस थीटा और एक होगा आर साइन थीटा। यही बात बस हमको समझाना मेरा मुद्दा था, ये बीच वाला हटा देते हैं। बाकी ये होता कैसे है, इधर कैसे आर कॉस थीटा, इधर कैसे आर साइन थीटा, वो बताया जाएगा। अच्छा एक चीज एकदम दिल से याद रखो, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही समझ लो उसको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही है। जिधर एंगल थीटा दिखाई दे उस तरफ हमेशा कॉस थीटा लेना, और जिस तरफ थीटा ना दिखाई दे उस तरफ साइन थीटा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान देना कि ये जो तुम दो ऐसे से तोड़ रहा है ना, ये दो जो तोड़ रहा है इसको हम लोग नाम दिए हैं, क्या चीज दिए, कॉम्पोनेंट्स। क्या नाम दिए हैं इसको, कॉम्पोनेंट्स। और ये जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट या फिर कोई वेक्टर जिसका हम लोग कॉम्पोनेंट्स तोड़े। देखो क्या लिखा है, स्प्लिटिंग द वेक्टर, मतलब ये आर। अच्छा एक और बात, ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ वेक्टर का होगा, क्योंकि हेडिंग का नाम पढ़ो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब ये मत सोचना कि करंट को दो भाग में बांट देगा, करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको ऐसे दो भाग में नहीं बटता है वो, लेकिन वो तो आलू प्याज के जैसे बटता है। जैसे मान लो बाबू 10 एम्पियर करंट है, वो 5 एम्पियर और 5 एम्पियर में बटेगा। लेकिन ये बट रहा है तो क्या यहाँ पर 50 और 50 होगा, नहीं। देखो यहाँ एंगल भी आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा भी आएगा। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि बाबू ये 50 और ये तो एग्जाम्पल के लिए बताएं। तो रिजोल्यूशन हमेशा एक वेक्टर का होता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा दूसरा एक सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों देखो ध्यान से आपस में क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, तो जब भी तुम रिजोल्यूशन करो तो इस बात का ध्यान देना कि इस बीच वाले को तोड़ने के बाद जो दो नया निकल रहा है वो दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बोलेगा सर ये आ कैसे रहा है, आर कॉस, वो बताया जाएगा। अच्छा एक चीज रट लो, क्या बोले रटने क्या बोला गया कॉन्सेप्ट, कि जिधर थीटा बनेगा उधर ही क्या लिखना, कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होगा उधर क्या लिखना, बस ये रट लो। अब ये थीटा को अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कि आर कॉस थीटा। अच्छा एक और चीज भी होता है, उसके बारे में चलो बाद में बताएंगे, पहले लिख देते हैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। यहाँ पर क्या है, कॉम्पोनेंट्स किसका है, ये आर का, रिजल्टेंट आर का कॉम्पोनेंट है ना। और एक जरूरी बात और क्या बताएं कि बोथ द कॉम्पोनेंट्स क्या होना चाहिए एक दूसरे के, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और समझ में आएगा, ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। अब ये आ कैसे रहा है आर कॉस थीटा आर साइन, वो बताते हैं तुमको। अच्छा तुमको पता है ये तुम पहले ही कर चुका है, बोलेगा सर पहले कहाँ किए हैं, कर चुका है बाबू, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शुरू किए थे उसी में कर चुका है। बोला सर उसमें तो दिख ही नहीं रहा हमको, अभी बताएंगे। ये तुम पहले ही कर चुका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, पैरेललोग्राम का एक फिगर बनाए थे पिछले बार, हाँ उसमें किया हुआ है, कैसे अभी तुमको दिखाया जाएगा वो। अब देखना बात ध्यान से, ये आया कैसे उसके बारे में बताते हैं, पहले ये लिखो, ये आया कैसे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा इधर इधर, वो बताते हैं, लिखो पहले इसको। चलो देखो अब हम लोग वापस आते हैं बात में, है ना, वो सब छोड़ो। देखो यहाँ पर अभी हम लोग एक ऐसे लाइन खींच रहे थे बाबू, एक ऐसे खींच रहे थे, यहाँ बीच में क्या ले रहे थे, आर। कॉन्सेप्ट जो था वो बता दिए, ये ऐसे तोड़ के हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो भी बता दिए कि वेक्टर को दो भाग में हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक। यहाँ पर एंगल हम लोग क्या बना रहे थे, थीटा। अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स, और ये कौन सा है, वाई। इसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोल रहे हैं वर्टिकल, ऐसे ही नाम दे रहे हैं एच और वी, ठीक। अब इसको यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन से बना लेते हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये और ये आपस में इक्वल है, और दिख भी रहा है। अगर बाबू मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया ये सब तुमको नहीं है तो साफ साफ दिख रहा होगा बाबू ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या बोल रहा है तेरे को, सब एक साथ है। तो यहाँ से देखना बाबू, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में ये बेस है ना, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस, और ये 90 के सामने ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हुआ। ठीक, तो इसका बेस कितना है h, बेस इज h, h मतलब हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं h का मतलब हम, ठीक है। और हाइपोटेनियस कौन है 90 के सामने ये r, तो यहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया, इस r को यहां भेज दो, r cos थीटा। समझ आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम r cos थीटा क्यों लिख रहे हैं, है ना। इसको क्या लिखेगा r cos थीटा। कोई दिक्कत होगा इसमें बताओ। अब आओ इसके बारे में बात करते हैं कि ये वर्टिकल वालों को r sin थीटा क्यों लिख रहे थे। देखो यहां पर ध्यान से, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में कौन सा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही कौन है, अरे v, तो परपेंडिकुलर को क्या लिख लो वर्टिकल कंपोनेंट, और ये h मतलब क्या हाइपोटेनियस। पगलाने की जरूरत नहीं, हम चलो चेंज कर देते हैं, स्मॉल h का मतलब हाइपोटेनियस, ये स्मॉल h का मतलब हाइपोटेनियस। पगलाने की जरूरत नहीं बाबू, ये h और इसको मत समझ लेना एक ही, ठीक है। ये हम इस हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला ये वाला है, तो यहाँ हाइपोटेनियस क्या लिखेगा तुम r, तो यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, r को इधर भेजेगा, r sin थीटा। तो यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट तुमको मिल गया, वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया r sin थीटा। तो अगर ये r sin थीटा तो ये वाला कितना होगा बाबू, अरे तो वही तो बता रहे हैं बालक, वही तो बता रहे हैं कि इधर वाला होता है v sin थीटा और इस तरफ वाला होता है v cos थीटा। लेकिन 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 इस केस में जो थीटा था वो यहाँ था, इसीलिए ये याद रखना, ठीक है। ये रिजल्ट छाप ले इसको जल्दी से। अब हम तुमको थोड़ा सा पीछे वाला विजुअलाइज करवाते हैं कि पीछे तुम ये चीज कर कब चुका है, करके भी निकल गया, मालूम भी नहीं चला तुमको, कहाँ किया था वो बताते हैं अभी। पहले इसको लिखो जल्दी से, ये छोटा सा इसका छोटू मोटू सा आसान सा एकदम डेरिवेशन कि कैसे हो रहा है, उसका मतलब सबूत देखो जरा ध्यान से। ये तुम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये कर चुका है, देखना कहाँ, ध्यान से आराम से। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखो, फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि बाबू r cos थीटा उधर ही लो जिधर एंगल बन रहा है, ये याद रखो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ऑलवेज। देखो अब ध्यान से, ये हम लोग एक फिगर बनाए थे पीछे, याद आएगा तुमको शायद, ये इस तरफ ऐसे a लिखते थे और यहाँ पर पैरेललोग्राम के लिए ऐसे करके क्या लेते थे इधर b, और फिर इसी b को कहाँ पहुँचाते थे बाबू, ऐसे पहुँचाते थे यहाँ पर, और ये रिजल्टेंट को ऐसे ज्वाइन करते थे और ये बोलते थे इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिससे वो फॉर्मूला ड्राइव किए थे, याद करो, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर वाला इसको क्या बोलते थे हम लोग, लेकिन ये पूरा को क्या बोलते थे थीटा। अच्छा 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 अच्छा, अब यहाँ से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, याद करो, करते थे, ये थीटा बोलते थे, तो इसको भी क्या बोलते थे, याद करो, इसको बीटा नहीं बोलना, स्ट्रेट लाइन, ये थीटा तो ये भी थीटा, एंगल ऑन द सेम लाइन। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, याद करो यहाँ और यहाँ का वैल्यूज निकलवाए थे तुम, अब डायरेक्ट निकालेगा, इस तरह थीटा बन रहा है और ये b क्या है, b क्या है यहाँ पर, अरे ये b ही है ना, b क्या रिजल्टेंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर r हुआ करता था, तो अगर ये b है तो इस तरफ क्या होगा, जिधर थीटा उधर b cos थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं बन रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेगा b sin थीटा। बस यही गलत कर दिया, b sin थीटा यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ एक लाइन खींचेगा बाबू इसके परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेगा, अब देख अगर ये b sin थीटा तो ये वाला क्या हो जाएगा, याद करो तुम लोग, देखो ठीक से कॉपी में, ये b sin थीटा निकलवाए हैं, नहीं आया था समझ में, जो बताएं नहीं आया, ये b cos थीटा होगा, ये मानता है, क्योंकि ये बीच में भी देख डायग्राम बाहर निकाल के बता देते हैं, यहाँ b था वही भी यहाँ बनाए हैं, देख ऐसे बना देते थे, ये देख ये वाला b, और यहाँ एंगल क्या है नीचे में थीटा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा b cos थीटा, और इसके इधर परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा b sin थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा b sin थीटा। इसलिए देखो तुम लोग को इस तरफ वाला साइड को b sin थीटा लिखवाए थे और फिर डेरिवेशन करवाए थे, समझ में आ रहा है। तो वही हम बोल रहे हैं कि तुम ये पहले ही पढ़ चुका है, बस ध्यान नहीं दिया। तो ये आसान तरीका है कि नहीं, और देखो सारा रिजल्ट सेटिस्फाई भी हो रहा है, जिधर थीटा उधर cos थीटा ही होगा, और जिधर थीटा नहीं बन रहा है मतलब यहाँ पर उधर क्या होगा sin थीटा। फिर इसको तुम यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर लो तो ये वाला क्या हो जाएगा पैरेलली शिफ्ट, मतलब ये b sin थीटा तो ये भी क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा क्या, नहीं आया। देखिए यहाँ पर बाहर बना भी दिया भाई, ये देखिए b बीच वाला है, देखिए यहाँ बीच वाला b, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस तरफ हम लिखे b cos थीटा, तो इस तरफ b sin थीटा, तो ये b sin थीटा तो इधर वाला क्या होगा, देखिए यहाँ पर b sin थीटा, ठीक है। चलो ये लिख लो, ये भी बना लेना, ठीक है, ताकि तुमको याद रहे। हाँ चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे उन सब के बारे, आई जे के, मतलब वो सबको मिला के क्या रिजल्ट मिलता है, वो आई जे के पहले ही बताए थे ना थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको नहीं बताएंगे अभी ज़्यादा, हम ये उसको अप्लाई करके बताएंगे इसमें कि कैसे वो अप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है। चलो जी एक चीज़ समझना, थोड़ा पहले ही ये मालूम होगा लेकिन देख लो,
ये वाला जो एक्सिस है और ये एक्सिस, इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं आई कैप, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, और ये वाई एक्सिस, तो इसमें क्या रहेगा, जे कैप, और ये दोनों आपस में क्या रहेगा, दूसरे के परपेंडिकुलर। अब मान लो इधर हम ले लें एक क्वांटिटी ए और इधर ही भी एक क्वांटिटी ले लें ए, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहां से मान लो बीच से एक रिजल्टेंट ले ले ए, तो इस रिजल्टेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बोलेगा सर ये सब क्या कर रहे हैं, देखो याद करो तुम लोग को हम बताए थे कि आर, जैसे हम लोग ऐसे लिखे, मान लो देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये आर रिजल्टेंट और इधर क्या लेते थे बाबू, मान ले बी, और इस तरफ क्या ले लिए ए। अब तुम इसको लिख सकता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मान लो ऐसे लिखा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। लेकिन इसमें तुम ए और बी का डायरेक्शन नहीं बताता था कि ए किधर है बी किधर है, वो नहीं बताता था। अब जब यहां पर आई और जे आ गया है तो तुम ये बता पाएगा कि ए किस तरफ है और बी किस तरफ है। जैसे भी देखना ध्यान से, हम यहां लिखे हैं ए एक्स आई कैप, मतलब ये जो क्वांटिटी है ए, चलो इसको ए बी लिख लेते हैं, ज्यादा पगलाना नहीं है, यहां पर लिख लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ए आई कैप मतलब जो ए है वो किधर है, इसको ना एक काम करते हैं आर ले लेते हैं, चलो थोड़ा तुमको आसानी लगे समझने में, इसको आर ले लेते हैं, ए आई कैप बी जे कैप। तो मतलब ये जो ए है वो किस तरफ है, ए है इस एक्सिस में, एक्स वाले में, और ये जो बी तुमको दिख रहा है बी, वो कहां है, जे कैप यानी कि वाई एक्सिस में। देखो साफ साफ दिख रहा होगा, आर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब तुमको देखो इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसी चीज को, एक ही बात है, मतलब तुम ये वेक्टर को हटा के यहां पर क्या लिख रहा है, इस वेक्टर को हटा के यहां क्या लिख रहा है, ये मेरा मतलब मोटो है समझाने का। मतलब इस ए वेक्टर को तुम ऐसे, अगर इस ए वेक्टर का तुम सिर्फ लिखना चाहता है वैल्यू, जैसे मान लो 25 आया तो 25 लिखा है यहां पर ए का वैल्यू और उसके साथ आई कैप, मतलब ए आई कैप। ये समझा नया तरीका लिखने का। व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर जो कि जिसका एक मैग्नीट्यूड है और वो किस डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है। वैसे ही बी वेक्टर के बारे में क्या बोलेगा, बी एक वेक्टर है जो है जिसका वैल्यू बी है और जिसका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ। तो ये आई जे के डायरेक्शन बताता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिट वेक्टर। ये पहले ही बताया गया, यूनिट वेक्टर। तुम लोग पहली बार सुन रही हो क्या, यूनिट वेक्टर पहली बार सुन रही हो ना, हाँ तो तुम लोग क्योंकि पहले से नहीं की क्लास इसलिए। अब देखो सुनो, अब खाली दो ही एक्सिस होता है जिंदगी में, और भी होता है ना, यहाँ पर चलो हम लिख देते हैं। अच्छा ये एक और चीज़ की है, मॉड आई मॉड जे और जो मॉड जेड है मॉड के है जो है, ये सारी का वैल्यू किसके बराबर होता है, ये भी प्रॉपर्टी है याद रखना। ठीक है, तुम लोगों को नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं है ना। ये सब, ये आई का मॉड लेने का मतलब है कि उसका सिर्फ वैल्यू निकालना, तो उसका वैल्यू हमेशा बनाता है। यही इस वेक्टर का खासियत है। वेक्टर बहुत टाइप का होता है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे। तो ये एक ऐसा वेक्टर होता है, देखो इसमें क्या लगा है, इसको इस नोटेशन को कैप बोलते हैं। इसका अगर मॉड निकालते हैं ना तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 का। अच्छा ये आई होता है किसके लिए, एक्स के लिए, जे होता है किसके लिए, वाई के लिए, और ये के किसके लिए होगा, जेड एक्सिस के लिए। जेड एक्सिस भी तो होता है ना, 3 एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड, ऐसे करके एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे बना के देख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे 3 वेक्टर रहा, ठीक है, तो इसको लिखेगा आई, इसको लिखेगा जे और इसको लिखेगा के। इसको मान लो हम लोग ए ले लिए, इसको बी ले लिए, इसको सी ले लिए। तो अब जो रिजल्टेंट निकालेंगे उसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और उस रिजल्टेंट को थोड़ा और खोल के क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझ में आया ये वाला, नहीं समझ में आया? 3 रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, रिजोल्यूशन जो पढ़ा है तुम लोग को, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, उसके ऊपर क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, आई जे के समझ गया ना क्या, यूनिट वेक्टर्स जो पहले ही बताए थे तुम लोग को। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप हो गया ये। और ये आई जे के डायरेक्शन बताने के लिए कि कौन सा वेक्टर किस तरफ। तुम ऐसे लिखो वेक्टर को, ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज तो यहां पर छोड़ ही दी है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे मान लो बाबू हम खाली इस आर का मैग्नीट्यूड, समझना ये बात, सिर्फ आर का हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, तो इसको ऐसे लिखेगा, देखो आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही हमको अगर इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे लिखेगा, आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये दोनों भी याद रखना, ये डायरेक्टली सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का। और अगर वेक्टोरियली वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकता है, आई जे के फॉर्म में। ठीक है, अभी करना है क्वेश्चन इसके ऊपर।
एक बात जरा समझना, जैसे मान लो कि हम अगर यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल प्लेन बना रहे हैं, थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है आदर्श? ऑरिजिन पे जिसका टेल फिक्स होता है ना, सही बोल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये 3D एक्सिस है, ये है x, ये है y, ये है z। तो इस ऑरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऐसे होगा? नहीं, पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, एक ऐसा वेक्टर जो x, y, z तीनों के बीच में रहे, मतलब जिसके अंदर तीनों आए, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और वो पोजीशन वेक्टर कहाँ से ड्रॉ होता है? ऑरिजिन से खींचते हैं और ऐसे दिखाते हैं। लेकिन ऐसे दिखाने का मतलब ये नहीं है कि ये कहाँ है, इधर, ऐसा नहीं है बाबू, ये ऐसे है बाबू। देखो जैसे मार्कर मेरा, ऐसे तो बोर्ड में नहीं बना पा रहे इसलिए ऐसे बनाते हैं, बुक में वैसे ही बना रहता है, बट है एक्चुअली में ऐसे, ये तीनों एक्सिस के बीच में। और इसको देखो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से कभी कभी दिखाते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब ये एक्स में भी है, वाई में भी है और तीनों में है, देखो। और डायरेक्शन के साथ एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप। समझ में? ये जो कैप साथ लिख रहे समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुम लोग को? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, है ना। तो ये रिजल्टेंट, ये पोजीशन वेक्टर होता है ना। थोड़ा सा इसका बारे में क्यों बता दिया, क्योंकि यूज़ होगा, अभी पढ़ेंगे तो। चलो जरा तुम हमको बताना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। नहीं बाबू, देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देख लो जरा। हाँ बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई जे के तो होता ही है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई जे के होता है, बताए थे 3। मान लो कि मेरे पास कोई ऐसे रैंडमली वेक्टर है बी कैप, क्या है मेरे पास? बी कैप। तो इस बी कैप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी वेक्टर बाई उस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल बाबू ये है, बी वेक्टर बाई बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड खाली बी बाहर निकल जाएगा। ये बी वेक्टर सवाल में दिया रहेगा, उससे तुम बी निकाल लेगा। अब जरा तुम बताओ बाबू, अगर तुमको ये बी निकालना है तो क्या लिखेगा बी को? अंडर रूट, वेरी गुड, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? कि जो b है उसका x y z तीनों में सम, तीनों वैल्यूज दिया रहेगा, तो इनको तीनों डालना है और सॉल्व करना है, तो ये b निकल जाएगा। और ये b वेक्टर सवाल में दिया रहेगा, ठीक है। b वेक्टर इस टाइप से दिया रहेगा, किस टाइप से? किस टाइप से? ये देखो इस टाइप से, मतलब ऐसे लिखा रहेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस टाइप से दिया रहेगा बी वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखो बाबू, ये फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का। तुम सिंपल जब भी यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो बोले बी वेक्टर बाई बी, बी वेक्टर जो कि ऐसे लिखते हैं, जो देखो सवाल में ये बी एक्स बी वाई बी जेड ये तीनों दिया रहेगा, तो ये बी एक्स बी वाई बी जेड को यहाँ पुट करके और सॉल्व करना होगा, तो बी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है? इसको लिख लो, ठीक है। नहीं आया समझ में? एक एग्जाम्पल देते, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो तब क्लियर होगा एकदम। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बाबू, तब समझ में आएगा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा यार समझ में, तुम लोगों को तो आगे होगा समझ में। हाँ एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो बाबू तुमको ये बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये बी वेक्टर का वैल्यू है। तो ये वाला वैल्यू किस एक्सिस का है? x। ये किसका है और ये किसका है? ठीक है, पहले एक काम करते हैं हम लोग, बी वेक्टर यहाँ लिख लेते हैं। तो अगर हमको बी कैप निकालना है, देखो ऐसे लिखेंगे, बी कैप इज इक्वल्स टू, बी वेक्टर कितना है? ये रहा, सवाल में दिया है, तो बी वेक्टर लिख लो 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई, अब क्या निकालना होगा हमको? b। तो b निकालने के लिए ये रहा फॉर्मूला, तो यहाँ देखो साइड में b निकाल के बताते हैं, b इक्वल टू रूट अंडर बी एक्स कौन है यहाँ पर? तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? बी वाई कितना है? कितना होगा? बी जेड कितना है? कितना होगा? 9। तो ये कितना आ जाएगा? 25 4 38 होगा, 38 आएगा। तो यहाँ पर ये b को तुम कितना लगेगा? रूट 38। बस यही है यूनिट वेक्टर यार, और कुछ नहीं।
ये देखो, ये बी का फॉर्मूला और ये बी वेक्टर सवाल में ही दिया रहेगा, सिंपल, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। और भी है, आगे सवाल करते करते बताया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे तुम निकाल सकती हो। बाकी तुमको अभी क्या लिखना है, ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है, बहुत ज़रूरी। देखो ये डब्बा और ये डब्बा बहुत ज़रूरी है, दोनों डब्बा। और बाकी तुमको हम एग्जाम्पल दे दिए, देखो एग्जाम्पल था ये बी वेक्टर दिया है, तो उससे तुम बी कैप कैसे निकालोगी, कैसे निकालोगी बाबू, पहले बी वेक्टर यहाँ दिया रहेगा उसको पुट करोगी, और जो बी रहेगा उसको निकाल के यहाँ डाल दोगी, ठीक है। ज्योति तुमको आ रहा है वो ये सब समझ में, है ना। अब देखो भाई ध्यान, थोड़ा ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अभी हम पढ़े हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है हम लोग का लेग्स में बाबू, पैर में बाबू, रियल लाइफ एप्लीकेशन पैर में। क्या सर, देखो जब ऐसे चलता है बाबू, ऐसे है ना, तो कोई देख ही नहीं पाएगा, ऐसे जब चलता है ऐसे करके, तो ये ऐसे उठाता है ना पैर, यहाँ पर बनाते डायग्राम देखो, जैसे मान लीजिए आदमी बाबू गंदा सा, ठीक है, ये इसका पैर है, तो इसका पैर ज़मीन पे ऐसे फोर्स लगाता है, ज़मीन पे ऐसे फोर्स लगाता है, तो ज़मीन भी पलट के इस पर क्या लगाता होगा, जिसको हम चलो किससे दिखा देते हैं, आर से दिखा दें। इसका पैर जो है ज़मीन पे ऐसे फोर्स लगाया, इसका पैर जो ज़मीन पे फोर्स लगाया वो आर, तो ज़मीन भी इस पर पलट के कितना फोर्स लगाया, आर। क्या बोल रहा है भाई साहब, नहीं वैसा नहीं होता है, क्या बोल रहा है, बोलो फिर से बोलो। हाँ देखो इधर ऐसे, देखो ये देखो, समझो ये बाबू पैर ऐसे उठा रहा है, वो बताते हैं, समझो, बिना पूरा देखे आधा बोल रहा है, देखो पहले पूरा बात देखो, बिना पूरा देखे तुम बोल रहे हो, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये पैर इसका बाबू, अब पैर ऐसे क्यों बना रहे समझना, ये चलना चाह रहा है बाबू, मतलब ऐसे उठा रहा है बाबू पैर ऐसे, तो जब हम लोग पैर ऐसे करते हैं तो जमीन पे एक फोर्स लगाते हैं ना, और उसके वजह से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कैसे वो वही बताना है, चलते कैसे हम लोग, वही एक्चुअली। तो तुम बाबू जब ऐसे रखा पैर, तो पैर से ऐसे फोर्स लगाया उस पर, तो जमीन पे ऐसे रिजल्टेंट ऐसे आर लगाया, आर फोर्स लगाया, तो जमीन में पलट पे तुमको कितना फोर्स लगाया, आर। अब इस डायग्राम को यहाँ देखना थोड़ा, आर ऐसे जमीन लगा रहा है तुम पे, ये कौन लगा रहा है बाबू, ये तुम लगा रहा है कि जमीन लगा रहा है। अब बोलेगा सर हम लगाए जमीन पे, तो हम पे वापस क्यों लगाया, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम लगाया आर, तो जमीन पे तुम पे पलट के कितना लगाया। अब ये एंगल कितना है देख, जमीन से एंगल कितना है, थीटा, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, और इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। मतलब जो जमीन तुम पे लगाता है बहुत जरूरी वो, और उसका कितना कंपोनेंट होगा, दो। क्या ये आर अब रहेगा यहाँ पर, नहीं रहेगा, वो बताएं अभी जस्ट। तो अब डायग्राम कैसा हो जाएगा, देखो इस टाइप का, अब यहाँ पर हो जाएगा ये आर, अच्छा आर कॉस थीटा किधर है वो भी इंपॉर्टेंट है ऐसे, और आर साइन थीटा कहाँ है, ऊपर। अब वो आदमी को हम लोग वापस यहाँ लेके आते हैं, देखना ये आदमी को वापस यहाँ बनाते हैं बाबू, ये खूबसूरत सा आदमी, औरत ले लेते हैं बाबू इसको, एंजल प्रिया मान लो, ये बाल आ रही एंजल प्रिया का, ये बाल बाबू उसका, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें बाल बाबू ऐसे हो गया, चल ये देख बाबू, बाल का स्टाइल चेंज होता रहता है, अपना अपना स्टाइल है हाथ इसका। तो अब देखना बाबू ध्यान से, इसका जो बाबू पैर है, इसका पैर का जो मतलब दो यहाँ पर जो कंपोनेंट हुआ है, समझना इसका दो जो कंपोनेंट हुआ है, इन दो कंपोनेंट से होगा क्या। तो जैसे ये मेरा भाई बोल रहा था कि सर जब इंसान खड़ा होता है तो इंसान का वेट को नीचे कौन बैलेंस करता है, ग्रेविटी, ये मालूम है ना। तो देख यहाँ पर ग्रेविटी कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, mg से। अब बहुत लोग mg नहीं जानता है अभी, mg देखो कैसे आए यहाँ बता देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माँ, F इक्वल टू माँ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला, तो इसको m लिखेंगे। और एक्सेलरेशन कितना होता है, ये g पढ़ा है तुम लोग, g का वैल्यू कितना होता है बताओ, हाँ g का वैल्यू 9.8, ठीक है, दोनों हाथ उठा रही है ऐसे करके, g का वैल्यू, अच्छा g का वैल्यू 9.8 या 10। तो ये जो फोर्स होता है ना, इसी को वेट बोलते हैं। अच्छा एक बात और पता होना चाहिए, फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होता है। वेट वो चीज होता है, जैसे मान लो हम यहाँ धरती में खड़े हैं, हाँ, वेट इज नथिंग बट फोर्स, और जो मास होता है वो तुम्हारा बॉडी का वजन। वेट का मतलब होता है कि तुम पृथ्वी पे कितना फोर्स लगा रही हो, वो हुआ वेट, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, W से। और ये वेट ही क्या होता है, फोर्स, ठीक है। तो ये जो mg है ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये mg किसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंस नहीं समझती हो, बैलेंस करने का मतलब ये है कि ये इसको क्या कर दे रहा है, कैंसिल। और ये आर कॉस थीटा बचा, इसको कोई कैंसिल करेगा क्या, इधर भी कोई फोर्स है क्या, फ्रिक्शन है, इस तरफ उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, लेकिन उसका बात नहीं कर रहे हम।
ये आर कॉस थीटा से तुम कहां जाएगा बाबू? आगे देखो, जो तुम पैर से ऐसे प्रेशर लगाता है जमीन पे, कितना लगाता है? आर। और उस आर का दो कंपोनेंट हुआ, और दो कंपोनेंट में से जो एक कंपोनेंट है वो मर जाता है। बोलेगा सर मर कैसे जाता है? यहां पर उसको ये जो mg होता है वो क्या कर देता है? कैंसिल। ये mg और इसका वैल्यू बराबर होता है, तो बराबर होता है और दोनों का डायरेक्शन उल्टा उल्टा, तो क्या हो जाता है? कैंसिल। जैसे मान लो इधर हमको कोई 5 न्यूटन से खींचे, इधर भी 5 न्यूटन से, तो हम कहां जाएंगे बाबू? बीच में खड़े रहेंगे, क्योंकि 5 और 5 दोनों कैंसिल हो जा रहा है। वही यहां पर हो रहा है, कैंसिल हो रहा है उल्टा उल्टा। अब सोचो दोनों ही इधर 5 से खींचे, तब क्या होगा? तब तो उधर निकल लेंगे हम, है ना, इधर दीवार तोड़ते हुए, या फिर इधर जहां भी, तो नहीं टूटेगा। तुम बनाई होगे दीवार। तो अभी समझ में देखो, समझो, ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा के बगल में इधर कोई बैलेंस करने वाला है? नहीं है। हाँ, एक चीज होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी तो होता है पैर में, तो हो सकता है ये फ्रिक्शन इधर लगे, लेकिन उसका बात नहीं कर रहे हैं। तो तुमको ये समझ में आया कि जो आर कॉस थीटा है वो हमको क्या कर रहा है? मूव करवा रहा है। आर कॉस थीटा से क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। समझ में आया? मेरी बात नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या जी तुमको? मेरा पैर का जो फोर्स होता है, जो जमीन पे लग रहा है, उसका दो कंपोनेंट होता है। दो में से एक कंपोनेंट से हम कहाँ पढ़ते हैं? आगे। और दूसरा जो एक और कंपोनेंट वो क्या करता है? तो मेरा वेट जो है, वजन, उसको बैलेंस करता है। समझ में आया? मेरा वजन भी तो बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, अगर ये सोच भाई, अगर ये आर साइन थीटा नहीं होता तब क्या होता? अगर ये आर साइन थीटा नहीं होता बाबू, तब तो ये mg को कोई कैंसिल नहीं करता, तब तो हम नीचे धंस जाते बाबू। समझ रहा है? इसीलिए ये आर साइन थीटा बहुत जरूरी है। और बीच से फिर अगर कोई एकदम ही भिखारी लेवल का आदमी होगा, तो यहाँ फिर ऐसे बीच से आर भी दिखाएगा। बाबू आर जब बट चुका है तो दिखाएगा क्यों उसको फिर? चल बना ले इसको, ठीक है। ये आर कॉस थीटा से होता है मोशन, है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक बताएं, एक कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट, द वेट ऑफ द बॉडी। मास नहीं बोल रहे हैं, मास नहीं, वेट अलग चीज होता है। वेट का मतलब ये mg, ये जो mg लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? वेट। वेट का अगर फील नहीं आ रहा, देखो छोटा सा बता रहे वेट का फील है, देखना ध्यान से। मान ले जैसे यहाँ पर बाबू एक आदमी है, मोटू एकदम, है ना, मोटू, इसका नाम क्या है? मोटू। अब ये जो मोटू है, ये मोटू का मास है 500 kg। कितना मास है? 500 kg। समझ रहा है दोस्त? सॉरी, ज़्यादा हो जाएगा भाई, 100 kg ले लो, 100 kg, ठीक है। अभी ये मोटू का मास 100 kg है, लेकिन मोटू अपना वेट बता रहा है 1000। खतरनाक। मोटू से कोई उसका वेट पूछ रहा है तो कितना बता रहा है? गजब है यार। अब जिसको वेट और मास में फर्क नहीं होगा, एकदम अंगूठा छाप लिखा पढ़ा आदमी होगा, तो वो तो बोलेगा कि इसका ये मास हो गया। मास नहीं बाबू, वो 1000 बता रहे। 1000 क्या है? वेट का फॉर्मूला क्या बताएं? मास इंटू जी बताएं। मास कितना मोटू का? 100। और मोटू का जी कितना? 10 ना। अरे जी 100 होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है ना, या 9.8 बचपन में पढ़ी हो, तो ये कितना आएगा? और यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो वेट एक फोर्स है, लेकिन मास वही जो तुम सुनते आ रहा है बचपन से। तो अच्छा, ये वेट को किसमें नापते हैं? न्यूटन में। समझ में आया? 1000 वो मोटू क्यों बता रहा था? तो मोटू 1000 अपना वेट बता रहा था बाबू, और मास उसका कितना था? 100 kg। तो मोटू के भगाओ बताओ बाबू। चलो ठीक, समझ गया होगा ये। अच्छा, यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं हम, ये लाइन समझो क्या लिख रहे हैं। द वेट ऑफ बॉडी इज बैलेंस्ड बाई आर साइन थीटा। हम लोग का जो बॉडी का वेट होता है, देखो आर साइन थीटा, और बॉडी का जो वेट है वो इधर लग रहा है ना, इसी को W बोलते हैं, वेट। देखो वेट, तो इसको कैंसिल कौन कर रहा है? आर साइन थीटा। और हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं? नीचे, ऊपर नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये वेट भी जरूरी है। हाँ, ये वेट भी जरूरी है। मान ले ये वेट रहे ही ना, तो कौन सा होगा कंपोनेंट? आर साइन थीटा। तब तो पटका जाएगा बाबू, ऊपर नहीं जाएगा बाबू। ये आर साइन थीटा ऊपर ले जाना चाह रहा है, तुम जाना चाह रहा आगे, ऐसे करके पटका जाएगा जमीन में धड़। इसीलिए ये कैंसिल होना बहुत जरूरी है। तो ये भी जरूरी, वो भी जरूरी, और इस वाले से तुम कहाँ बढ़ जाएगा? आगे, ठीक है। चल बना ले इसको, समझ गया होगा ये सब, बना ले जल्दी। तो गाइज आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।